हेलो एवरीवन। तो यार अब ये जो आप पॉडकास्ट देखने वाले हो ये मैंने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था हमारे आईपी मैट इंदौर के लास्ट ईयर टॉपर के साथ, जो कि हमारे अपेरेंटली स्टूडेंट भी थे लास्ट ईयर। देखो यार, ये पॉडकास्ट की आप लेंथ देख रहे होगे काफी लंबा हुआ, बट ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर बिल्कुल इस चीज पे ट्रस्ट करना, वीडियो को पॉडकास्ट को एंड तक देख लेना बिल्कुल। अगर आप एक आईपी मैट इंदौर के एस्पिरेंट हो, आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मैंने, रोहन ने और हमारे सारे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए एक्सक्लूसिवली ये लाइव हुआ था, हमने इतना एंजॉय किया था इस पॉडकास्ट को। आपके कोई XYZ रिलेटेड क्वेश्चन हो ना IIM इंदौर का, सब आंसर हो जाएंगे और आपको इतनी सारी मसालेदार नई बातें भी जानने को मिलेंगी IIM इंदौर की, जो आज तक किसी YouTube वीडियो में नहीं है। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अपना बिल्कुल भाई चाय नाश्ता लगा के, अपना पूरा सेटअप बना के बिल्कुल फ्री होके देखो आपके IIM इंदौर में कैसे पूरे एग्जाम के लिए तैयार करना है, एक एक सेक्शन को कैसे टैकल करना है। IIM इंदौर में लोन प्रोसेस कितना आसान है, आपकी कितनी परसेंटेज कम होने पे भी क्या आपको एडमिशन मिलेगा, कॉमर्स विदाउट मैथ्स ह्यूमैनिटीज के बच्चे कैसे IIM इंदौर को क्रैक करे, आपके एक एक बारीकी को हमने डिस्कस किया है, तभी ये पॉडकास्ट इतना लंबा है। एंड मैं अगेन बस यही कहना चाहूंगा, आराम हो जाओ, आराम से बैठो। एंड मेरी गारंटी है ये पॉडकास्ट जैसा पॉडकास्ट IIM इंदौर के ऊपर आपने पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं देखा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, एंड गारंटी ले लो एक कमेंट नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा कि भैया ये कवर नहीं था ढंग से। तो भाई चलो आराम से बैठते हैं एंड स्टार्ट करके मजे लेते हैं पूरी गपशप के और पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच रोहन फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कम एंड विजिट अस। तो रोहन, कैसा चल रहा है सब कुछ घर में भी एंड वैसे इस कोरोना काल में भी? सर थैंकफुली घर पे सब कुछ ठीक है, घर वालों को कुछ नहीं हुआ, एवरीवन इज परफेक्टली फाइन, तो अच्छा ही चल रहा है थैंकफुली सारा कुछ। तो चलो बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। तो यार स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले रोहन का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। रोहन वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर एंड रोहन secured 38th रैंक इन आईपी मैट इंदौर लास्ट ईयर। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंगली रोहन एक कंसल्टिंग फर्म में काम भी कर रहे हैं, ऑल्दो ही हैज सम कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड Rohan, एक certified, can I know exact certification you have? Sir, it's National Stock Exchange Certified Market Professional. Great. उसके अराउंड भी काफी बच्चों ने काफी कुछ पूछा है एंड स्टूडेंट्स आर मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट एज वेल। सो रोहन, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले प्रिपरेशन पे आने पे से पहले, या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज जो सब लोग जानना चाहते हैं उस पे आने से पहले, आई वुड रियली लव टू नो कि तुम्हारी इस एक साल की स्पेशली तुम्हारी जर्नी ऑनलाइन रही है, सबकी जर्नी अब ऑनलाइन रही है, तो तुम्हारा सबसे पहले राइट ऑफ द बैट कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा एक साल का IIM इंदौर में? क्या इनसाइडर न्यूज़ है, क्या कुछ मसाले वाली बातें जो बाहर वालों को नहीं पता चल पाता? मतलब कैन यू प्लीज ब्रीफ अप योर एक्सपीरियंस, सब कुछ कैसा रहा है वहाँ? राइट सर, तो ऑनेस्टली थोड़ा सा अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा था कि अभी ऑनलाइन होंगी सारी क्लासेस, तो हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस जो एक्चुअली वहां प्रेजेंट होने का है वो नहीं मिल पाएगा। बट ऑनेस्टली ऑनलाइन क्लासेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रही, बिकॉज हमारे प्रोफेसर्स काफी अमेजिंग है। वो मतलब सारे कंट्री के एंड वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन से खुद भी पढ़ के वहां पे पढ़ा के आए हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगा है, जो क्लासेस के अंदर जिस डेप्थ में पढ़ाया जाता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा क्लियर इंटरैक्शन इतना अच्छा है, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं थ्रू आउट द डे, हमारी क्लासेस चलती हैं पूरे दिन, उसके बाद सारा टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगता है, तो पीयर इंटरैक्शन भी काफी बढ़ जाता है। तो वी हैव इंटरैक्टेड विद द IPM 19 बैच एंड द 18 बैच। तो जो हमारे से दो ऊपर सीनियर्स हैं अंडरग्रेड के अंदर, हमने उनसे इंटरैक्ट किया है। जो PGP जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरैक्शन रहा है, तो एक काफी अच्छी कम्युनिटी ऑलरेडी बन गई है ऑनलाइन। एंड हमारे काफी सारे बैचमेट्स जो है वो तो कैंपस में है भी अभी इस टाइम पे, ऑल्दो ऑप्शनल करा था, तो कुछ लोग जा नहीं पाए, कुछ लोग चले गए थे क्योंकि 1-2 दिन के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था। तो जो लोग पहुंच गए वो वहीं बैठ गए, तो उन्हें वहां पे क्वारंटाइन वगैरह करके वहीं रोक लिया है अभी। तो कुछ बच्चे वहां अटक गए, बट उनके भी हॉस्टल रूम से क्लासेस चल रही है। बट जो हमारी टीचर्स हैं जो एकेडमिक ब्लॉक के अंदर रहते हैं, वो अभी प्रॉपर क्लासरूम से क्लासेस ले रहे हैं सारी। तो मतलब वो एक एनवायरनमेंट दिख जाता है, हम जूम पे भी हमारी क्लास होती है तो वो दिख जाता है कि क्लास कैसी है, क्लासरूम्स कैसे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है उससे।
तो यार रोहन, मैं ना स्पेसिफिकली 2 चीज़ों के ऊपर डिग करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखो यार मेरा एक्सपीरियंस एक चीज़ कहता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा एक कॉलेज में एक्सपीरियंस, करेक्ट मी इफ़ यू फील आई एम रॉन्ग, कि एक कॉलेज का जो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हांस करता है वो 2 चीज़ें करती हैं। पहले तो आपका साथ का क्राउड, मतलब आसपास के लोग, योर बैचमेट्स, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स द कॉलेज एक्सपोजेज यू टू, राइट। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड अगेन वो तो चीज़ इज एन अनडेनाबल फैक्ट कि भाई हमारी फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द पीपल यू हैव अराउंड, कैसे लोग हैं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्या चीजें आपको लगती हैं कि हाँ Sir, क्या? your group इतना अमेजिंग लगा मुझे यहाँ का कि मतलब everyone is a specialist in something or the other. कोई बहुत अच्छी कोडिंग कर रहा है, कोई फाइनेंस में प्रोफेशनल है, कोई डेटा एनालिसिस कर रहा है, एंड ऑलरेडी मतलब राइट आफ्टर क्लास 12 की स्टूडेंट्स इतने ऑलरेडी हाई अचीव कर रहे हैं। एंड मैं पर्सनली मतलब मैं स्कूल से आ रहा हूँ तो आई फील कि मैं अपने स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल म्यूजिक में मैं बहुत अच्छा एक्सेल किया एंड आई वाज एट द टॉप ऑफ माय बैच। बट अब यहाँ आके लगता है कि सारे ही अपने अपने फील्ड्स में अपने स्कूल से टॉपर्स निकल के आए हैं एंड सारे एक जगह आए हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टली कंपटीशन काफी ज्यादा लगता है, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन लगता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर भी। तो बट देन एट द एंड ऑफ द डे वो पीयर ग्रुप इतना आपको एनरिच कर देता है एंड वो कंपटीशन जो होता है वो आपको पुश करता है कि आप ज्यादा मेहनत करो, आप ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करो एंड आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी उतनी ही मेहनत डालो जितने बाकी सब लोग डाल रहे हैं, सो दैट आप उनसे कम्पीट कर पाओ। तो वो पीयर ग्रुप एक इतना अच्छा फॉर्म हो गया है यहाँ पे। एंड जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो मतलब आई वुड नॉट से कि एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे मैं अपने से कम मानूंगा यहाँ पे। तो वो बैच बहुत अमेजिंग है हमारा। तो रोहन, क्या ऐसा होता है कि कोई टॉक्सिक कल्चर बन जाता है उस कंपटीशन में? क्योंकि काफी बच्चों का कंसर्न होता है कि भैया चीजें, मतलब मैंने सुना है कि एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है उस कंपटीशन में। डू यू फील दैट? सर इनिशियली जब हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था तो उस टाइम पे आई डेफिनेटली फेल्ट दिस, क्योंकि क्या होता है ना हमारे यहाँ होती है रिलेटिव मार्किंग। तो एवरीवन इज ग्रेडेड ऑन अ कर्व। से फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 10 मार्क्स का हमारे क्विज है एंड उसके अंदर पूरी क्लास के 10 मार्क्स आ रहे हैं, बट 3-4 बच्चे जिनके 9 आ गए, तो 9 वालों को 90% मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो फेल हो जाएंगे फिर उस चीज के अंदर, इवन दो तुमने एक क्वेश्चन में गलती कर दी। तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। तो अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो उसके नोट्स आप मांग रहे हो किसी से, या आप किसी से हेल्प मांग रहे हो कि मुझे ये चीज पढ़नी है, मुझे इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, सिलेबस पूछना है। तो उन सब चीजों के अंदर इनिशियली सारे ही थोड़े से हेजिटेंट थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि नहीं यार कंपटीशन है तो हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। बट सबने एक बात आई थिंक बैच में सबने ही रियलाइज करी ये चीज कि मतलब इस हिसाब से काफी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती। तो सबने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि हाँ एक पॉजिटिव कंपटीशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए, वरना आप खुद भी ग्रो नहीं करते और आप दूसरों की ग्रोथ में हिंडर करते हो। तो वो जो पॉजिटिव कंपटीशन है ना वो टॉक्सिसिटी एकदम खत्म कर देता है। इनिशियली लगता है सबको एंड थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, बट एज आई हैव कम टू द थर्ड टर्म नाउ तो ये चीज काफी न्यूट्रलाइज हो गई है। तो इंटरेस्टिंगली, अच्छा रोहन मुझे एक सेकंड थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि क्या कहते हैं मैं एक बारी कमेंट सेक्शन में, क्या कहते हैं हमारा कमेंट सेक्शन में ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम कमेंट सेक्शन पे नहीं, हमारे पास जो क्वेरीज हमारे फॉर्म पे स्टूडेंट्स ने सबमिट करी है उन पे फोकस करेंगे। एंड कमेंट्स में अभी क्या है वो डिस्ट्रैक्शन सबके लिए बन जाता है, राइट। तो टेंशन मत लो यार, कमेंट सबके लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सबके लिए जाएंगे, हम आप लोगों से एक इंटरेक्टिव डिस्कशन रखेंगे। बट कई सारे हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, आई होप कि सारे क्वेश्चन, मतलब ऑफकोर्स सारे नहीं हो पाएंगे, बट हमने ऐसे क्वेश्चन पिक करे हैं जिससे आप लोगों के सारी क्वेरीज जितनी भी हैं वो सब कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कमेंट्स अभी के लिए लाइव चैट में डिसेबल कर दिए हैं एंड अब हम अपना सीधा सीधा सिर्फ एक जगह फोकस करते हैं, राइट। तो यार रोहन, जैसे तुमने कहा, तो बेसिकली तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि एक जो बच्चों का कंसर्न होता है कॉलेज एनवायरनमेंट के अराउंड, एक टॉक्सिक शायद कल्चर के अराउंड, वो यू से कि मतलब एक बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यू गेट यूज्ड टू इट, राइट? राइट सर। वो टॉक्सिक कल्चर इनिशियली जब बैच आता है तब होता है, बट मैं अब अपने सीनियर बैच को भी देखता हूँ तो वो टॉक्सिसिटी बिल्कुल विजिबल भी नहीं है एंड वो हमारे बैच में भी अब स्लोली खत्म हो ही गई है। तो वो एलिमिनेट हो जाती है। अमेजिंग। तो हम अगर क्राउड की, चलो ये भी चीज़ हमने डिस्कस करी, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स का क्या सीन है? मतलब आपके क्लब्स होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, आपने कहा थर्ड टर्म, तो यानी हमारे ट्राइमेस्टर सिस्टम चलता है IIMS में, राइट? ट्राइमेस्टर सिस्टम है। एवरी 3 टर्म्स इज 1 ईयर। तो 3 to 4 मंथ्स के अराउंड एक टर्म होता है एंड बिटवीन एवरी टर्म आपको अराउंड 7 to 8 डेज की हॉलीडे मिलती है, देन द न्यू टर्म स्टार्ट्स। अमेजिंग।
ऑल राइट एंड ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स अभी जो हमारे क्लब्स हैं उस सब का कैसा एक्सपीरियंस है IIM इंदौर में? राइट सर, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की बॉडीज हैं। जो रेगुलर कॉलेजेस में जो क्लब्स होते हैं उनको यहाँ बोलते हैं SIGs, विच इज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। और उसके अलावा जो होते हैं हमारी होती है कमिटीज, जो कि सारी कॉलेज की मैनेजमेंट और वो सब हैंडल करती है। तो कमिटीज के अंदर हमारे पास है मीडिया कमिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी, एकेडमिक कमिटी, ये सब हमारी कमिटीज फॉर्म हो जाती हैं। तो इनमें से मैं पर्सनली मीडिया कमिटी के अंदर फर्स्ट ईयर भी था, एंड अभी सेकंड ईयर के लिए भी मैं ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका हूँ। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर काफी स्ट्रिंजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे प्री प्रोसेस लिखते होते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, एक लाइव प्री प्रोसेस होता है पूरे बैच के सामने, एंड देन लास्ट में पूरा बैच जो होता है वो वोटिंग करता है, जो लोग एंड में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो वोट्स की बेसिस पे इवेंचुअली सिलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैं मीडिया कमिटी में था, अभी भी आई एम कंटिन्यूइंग देयर ओनली, मैं वहीं पे सिलेक्ट हो गया फिर से। तो इट इज नॉट लाइक कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेक्ट हो जाओ तो आप सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में कंटिन्यू करोगे। एवरी ईयर आपको वही सेम सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एंड फ्रॉम अ बैच ऑफ 150 स्टूडेंट्स ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन एवरी कमिटी। तो ऑड्स भी बहुत कम है सिलेक्ट होने के। तो इट इज नॉट लाइक सब बच्चे कुछ कोई किसी ना किसी कमेटी का पार्ट, राइट सर, वो कमिटीज का पार्ट नहीं हो सकते, बट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हमारे क्लब्स होते हैं उसके अंदर आपका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एज अ मेंबर आप कंटिन्यू कर सकते हो वहां पे इन ऑल 3 इयर्स। तो उस केस के अंदर हमारे पास म्यूजिक SIG है, वी हैव एन इकोनॉमिक्स SIG, गेमिंग का SIG है, बहुत अमेजिंग है हमारा। तो ऑनलाइन गेमिंग के इवेंट्स कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो हम काउंटर स्ट्राइक, रॉकेट लीग ये सब खेलते हैं। एंड साथ में हमारा एक कंसल्टिंग का है, एक इकोनॉमिक्स का है, काफी इंटरेस्टिंग, तो वहां पे हमारे डिस्कशंस चलते रहते हैं। तो ऐसे काफी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, थिंग्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ग्रुप है हमारा एक, जिसका मैं पार्ट हूँ। तो वो ये सारी चीजें यहाँ पे है कि आपको जिस डोमेन पे फोकस करना है आप वहां पे फोकस कर सकते हो। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर जा सकते हो। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक SIG में जा सकते हो। तो we have almost everything and anything under the sun इस चीज के अंदर। एंड इवेंचुअली जब हम कैंपस जाते हैं तो वहां पे भी इतनी फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स के, इतनी टेनिस कोर्ट है और ओलंपिक थोड़ा सा मैं इस चीज पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे थोड़ा फोकस करें कि स्पोर्ट्स का एक बच्चे का हमारा डाउट था, तो जो कि भाई क्या वहां पे सिर्फ क्योंकि IIM इंदौर बहुत ज्यादा लाइक दे आर रियली मच इनटू एकेडमिक्स, दे आर रियली स्ट्रिक्ट विद दैट, तो क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्या स्पोर्ट्स होता है वहां पे बहुत अच्छे से, क्या IIM के स्टूडेंट है उसमें इन्वॉल्व? राइट सर, तो हमारे पास एक क्योंकि कैंपस हमारा इतना बड़ा है, अराउंड 200 एकड़ का कैंपस है, तो हमारे पास जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो एक सेपरेट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। एंड वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर हमारे पास ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, क्रिकेट के नेट्स, एंड टेनिस कोर्ट है प्रॉपर चैंपियनशिप स्टाइल का, एंड वी हैव अ जिम, एंड मतलब सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है वहाँ पे। टेबल टेनिस कोर्ट एंड बास्केटबॉल कोर्ट तो हमारे उसके अंदर स्टूडेंट रेजिडेंस के अंदर ही है। जो हमारे हॉस्टल्स हैं उसको SR बोलते हैं, स्टूडेंट रेजिडेंस। हमारे स्टूडेंट रेजिडेंस के अंदर ही नीचे टेबल टेनिस के रूम्स बने हुए हैं, बीच में पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, जैसे चारों तरफ बिल्डिंग, बीच में एक बास्केटबॉल कोर्ट डाला हुआ है। तो रात को भी आपको खेलना हो तो आप जाके खेल सकते हो। बाकी फुटबॉल फील्ड तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि साइड में हमारा है IIT इंदौर और DPS भी है वहाँ पे इंदौर का। तो वहां से भी जो मेजर टूर्नामेंट्स वगैरह कराते हैं वो IIM के कैंपस के अंदर ही हमारे फुटबॉल फील्ड में करवा देते हैं। तो उस तरह से हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो बहुत ही अमेजिंग है। पर्सनली देख नहीं पाया हूँ अभी जाके, बट आई एम फॉरवर्ड टू इट। या डेफिनेटली यार, होपफुली देख पाओगे तुम जल्दी ही। सो अच्छा, इसमें हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और उन डाउट्स की तरफ आने से पहले एक मैं लास्ट चीज़ और पूछना चाहूँगा, फिर हम दोबारा आएंगे लाइफ एट टाइम पे। बट एक चीज़ और, जैसे अकेडमिक क्या बहुत ज़्यादा बर्डनसम होता है IIMs में, मतलब एक IIM इंदौर का एक्सपीरियंस आपका, कि क्या आपको कुछ और चीज़ें सोचने का, करने का टाइम नहीं मिलता, कि इतना ज़्यादा हैवी अकेडमिक्स हो जाता है, या कैसा रहता है? सो सर, बहुत कैंडिड ओपिनियन दूंगा मैं अपना इस चीज के अंदर कि मैंने इतना एकेडमिक प्रेशर कहीं देखा नहीं किसी और कॉलेज में। मेरे फ्रेंड्स हैं इन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मैंने उनकी कॉलेज लाइफ भी देखी है, एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ तो पर्सनली एक्सपीरियंस करके भी देखी है, एंड मैंने बाकी अपने फ्रेंड्स की भी देखी है जो शहीद सुखदेव के अंदर पढ़ रहे हैं, RC मुंजी में पढ़ रहे हैं। तो टॉप कॉलेजेस की मैंने लाइफ देखी है, बट इतना एकेडमिक जो रिगर है वो कहीं और नहीं है। तो अगर आपको अपने एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं एंड बेसिकली एक करियर अच्छा आपको सिक्योर करना है अपने लिए, तो ये एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारे करिकुलम इस तरह से डिजाइंड है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं कि हमें पाइथन कोडिंग सिखा रहे हैं, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। देन हमारे पास फाइनेंस के सब्जेक्ट्स है, मार्केटिंग है, तुम जो बिजनेस मेजर्स पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसे कोर्सेज भी हैं। तो एक सोशल साइंस का भी अच्छा ब्लेंड बना रहता है, एंड एक
क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इको ऑनर्स का करिकुलम देख रखा है इतने पास से, तो इकोनॉमिक्स का भी एक ऐसा लेवल इन लोगों का सेटअप है जो मतलब डीयू में आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ते, वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के टॉपिक्स हैं। तो आई कैन ओनली इमेजिन जो आगे जाके हमें टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो किस लेवल के पढ़ाए जाएंगे। तो एकेडमिक रिगर बहुत है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि इसके बाद हम पीजीपी में जाएंगे जो एमबीए प्रोग्राम है हमारा, तो उसमें हमें हमें आईआईटी के इंजीनियर से भी कम्पीट करना पड़ेगा, हमें सोशल साइंस वाले लोगों से भी कम्पीट करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट से भी कम्पीट करना पड़ेगा, एंड बीबीए बीएमएस तो हो गई। तो हमें एक ऐसा फाउंडेशन दिया जा रहा है जिससे हम इन सब लोगों से इजिली कम्पीट कर सकते हैं विदाउट फॉलिंग बिहाइंड एनी ऑफ देम, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्किल कोई कमी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हमें कोई कमी नहीं होने वाली व्हेन इट कम्स टू कम्पीटिंग विद ऑल दीस पीपल एट द एमबीए लेवल, क्योंकि प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली हमें फिर अपहोल्ड करने ही होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई फील कि थोड़ा सा रिगर एक्स्ट्रा है, बट देन इट इज डेफिनेटली वर्थ इट कि अगर आपको एक इतना सिक्योर करियर मिल रहा है एंड आपको इतनी अच्छी एक स्किल डेवलपमेंट मिल रही है, तो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। अमेजिंग यार। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे को भी अपनी बैचलर्स आईएम से करनी चाहिए थी। मतलब इट इज़ सो इम्प्रेसिव। तो क्या इस चीज़ से डरना चाहिए कि इतना एकेडमिक रिगर है, और मतलब कैसे कैसे चीजें मैनेज होती हैं? आप कह रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलर से डरने की जरूरत नहीं होती इस चीज से। इनिशियली थोड़ा सा ओवरवेलमिंग जरूर लगता है, बट एक वो मैं अपने बैच के लिए इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि हम घर पे थे, तो हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह से शाम तक ऐसे क्लासेस चली जा रही है। बट जो लोग कैंपस पे हैं वो बोलते हैं कि नहीं बहुत चले, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, सारे लोग पढ़ाई का एक माइंडसेट बन जाता है वहां पे। तो जब खेल रहे हो आप तो सारे खेल रहे हो उस टाइम पे, फिर कोई पढ़ाई वगैरह के बारे में नहीं सोच रहा, आप स्पोर्ट्स में फोकस करो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर करो, उस टाइम कोई नहीं पूछता। बट एटलीस्ट ये कि आपके आसपास जब फिर सारे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे ना, रात को जब आप थक हार के हॉस्टल जाते हो, आप दिन का सारा काम सम अप करते हो, आप नेक्स्ट डे क्विज के लिए पढ़ते हो या असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, तो सारे ही आपके आसपास पढ़ रहे हैं, तो यू डोंट माइंड इट दैट मच। जब सारे ही इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है, तो वो इतना डरने वाली चीज नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक कि बाकी किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं मिलता, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर हो, कॉम्पिटिशन हो, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हर जगह एक्सेल कर ही रहे हैं। अंडरग्रेड के साथ लोगों ने सीएफए, एफआरएम जैसे मुश्किल पेपर्स भी क्लियर करे बिफोर गोइंग इनटू देयर एमबीए आल्सो, सो दैट एमबीए के बाद उन्हें एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक या टॉप फाइनेंस फर्म के अंदर जॉब लग सके। तो वो ये सब चीजें साथ में कर लेते हैं, तो मैनेज हो जाती है ये सब चीजें। अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग। मतलब आई होप ये सारी बातें सुन के जो भी देख रहे हैं, मतलब अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे बाद में जाएगा, तो इट इज़ सो मोटिवेटिंग कि कितना ज़्यादा एक इन्हांसिंग एक्सपीरियंस लग रहा है। पता चल रहा है कि आपकी बातों से कि कितना ज़्यादा एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ पे। तो रोहन, अब हम थोड़ा सा और लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे आईएम इंदौर के, बट उस पे आने से पहले अब हम थोड़ा बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अभी क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप स्टूडेंट्स भी हैं, राइट? यू योरसेल्फ वर अ ड्रॉपर, राइट? तो एक बारी क्या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग कि तुमने क्या सोचा और कैसे तुमने प्रिपरेशन किया, कैसे एग्जाम क्रैक किया, एंड वो सारी चीज़। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग रोहन से डायरेक्टली भी कनेक्ट करना चाहते हो, रोहन का इंस्टाग्राम हैंडल है रोहन CHOPRAAA, राइट? हाँ जी, तो आप रोहन को वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऐसा हम कमिटमेंट नहीं ले पाएंगे कि हाँ सबको रिप्लाई आ पाएगा, बट रोहन आप ऐसा करना, पब्लिकली पोल्स, क्वेश्चंस, सेशंस, जब भी आपको टाइम मिले ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, एंड मतलब रोहन से आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल पाएंगी कैंपस की। अमेजिंग अमेजिंग। तो रोहन, स्टार्ट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एंड क्या क्या आपने किया, स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट सर, तो मैंने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था प्रिपरेशन, एज यू नो। मैंने एज आई वाज सेइंग, तो मैंने जान के अराउंड कोचिंग यहाँ पे स्टार्ट किया था एट क्वींस अकेडमी, एंड तब भी बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड था, आई वाज परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स व्हिच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज ऑफ डीयू। तो उधर भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की ही, साथ ही मैं उनके एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा था, प्लस थोड़ा उस टाइम पे कोविड वगैरह का आना ऑलरेडी हो गया था, तो कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो घर से उस टाइम पे पढ़ाई चल रही थी, साथ में मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, एंड मैं थोड़ा फाइनेंस वगैरह भी कर रहा था। तो जो प्रॉपर पढ़ाई शुरू करी थी वो मैंने अराउंड फेब के एंड में, या हाँ फेब के एंड के अराउंड मैंने शुरू करी थी। तो आई ओनली हैड अबाउट 4-5 months बिफोर आई गेव माई एग्जाम, एंड उसके अंदर भी बिकॉज उस टाइम पे लॉकडाउन था, एंड I mean, this obviously applies to the aspirants जो भी देख रहे हैं ये वीडियो,
कि अभी भी लॉकडाउन है तो यू कैन गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम टू प्रिपरेशन इन आईपी मैट। तो आप अपना काफी दे सकते हो। तो एट माय टाइम आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक मॉक उस टाइम पे मैं अटेम्प्ट करता था। मॉक का एनालिसिस किया अच्छे से 1 घंटे के अराउंड, तो एंड उसके बाद उसकी मिस्टेक्स जितनी हुई थी वो वाले क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट कर लिए। तो मॉक का एनालिसिस में पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स के अंदर मैं लैग कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उन टॉपिक्स पे फोकस करता था, उनके वीडियो लेक्चर्स देख लिए, उनकी जो सेक्शन वाइज टेस्ट थे आईपी मैट के वो सॉल्व कर लिए, जिससे कि वो वाले पर्टिकुलर टॉपिक है वो सेक्शन अच्छे से सॉर्ट हो गया। तो मेरे को पर्सनली क्वांट सेक्शन में काफी दिक्कत आई थी एंड काफी एस्पिरेंट्स को भी आती है। मेरे लिए वर्बल सेक्शन सॉर्ट था। राइट सर, क्योंकि मैंने इससे पहले 2019 में भी आईपी मैट दिया था, वहां भी अपीयर किया था। तो उधर भी मेरा क्वांट्स का एमसीक्यू सेक्शन जो था सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन से मेरी कट ऑफ रह गई थी। बाकी क्वांट शॉर्ट आंसर हो एंड वर्बल हो वो तो मेरे उस टाइम भी क्लियर हो गए थे। तो मेरे को पता था कि एक क्वांट्स के अंदर ही मुझे सबसे ज्यादा शॉर्टकमिंग है, मुझे वहीं पे फोकस करना है। तो आई फोकस्ड ऑन टॉपिक्स सच एज लॉगरिथम्स, बिकॉज लॉग्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं सरप्राइजिंगली, एंड 12th तक पढ़े नहीं होती कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स ने स्पेशली बिल्कुल नहीं पढ़ी होती 12th तक। तो दैट इज वन टॉपिक जिसको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो लॉगरिथम्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस दिया बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी फिर एनालाइज किया जो कि आईएम इंदौर की वेबसाइट पे आ गया था। तो which was the first time कि आईएम इंदौर ने ऑफिशियली पेपर रिलीज किया था। तो 2019 का पेपर मैंने फिर बैठ के पूरा एनालाइज किया। आई सॉ कि क्या क्या टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए इन क्वांट्स, तो उन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। एंड आई मीन मेजरली आई वुड से मेरा टाइम जो था वो क्वांट्स के अंदर ही गया। देन अनदर बुक आई यूज्ड वाज वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस। तो क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है वो काफी टफ आती है इसमें आईपी मैट इंदौर में, तो मुझे अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी उन चीज पे थोड़ा सा फोकस करना था। ऑल्दो डायरेक्टली वोकैब के क्वेश्चंस नहीं पूछते जैसे ड्यूजैट में आते हैं, तो वोकैबुलरी की सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट एक बार कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए भी ना आरसी के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you have the grasp of the knowledge of the language. तो उस चीज के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना शुरू किया रेगुलरली। थोड़े थोड़े सेशन दिन में 1-2 सेशन उसके कंप्लीट करता था मैं, एंड उस बुक को भी 2 बार मैंने टोटली कवर कर लिया था। राइट, अमेजिंग अमेजिंग। तो जैसे रोहन तुम्हारी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के अराउंड आना चाहूँगा कि यार जैसे तुम बैचमेट से आई डोंट नो आपका कितना इंटरेक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे किसने कैसे प्रिपेयर किया, राइट? तो आप अपने आसपास क्या मेजरली बच्चे वही देखते हो जिन्होंने 1 महीने से 4 महीने के टाइम फ्रेम में कवर किया था आईपी मैट का एग्जाम, या फिर क्रैक किया था आईपी मैट का एग्जाम, या मतलब आपको क्या लगता है कि कितना बैच रहता है जो उसमें इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करता है इस एंट्रेंस को? राइट, तो एक तो जो मेजर मैंने डेमोग्राफिक चीज देखी है इधर वो है कि मोस्टली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास एक मैथ्स का एज डेफिनेटली रहता है, क्योंकि वो जेईई प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उन्हें एंट्रेंसेस कैसे सॉल्व करना है उस चीज का भी एक नैक आता है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करना है, कैसे देना है पेपर, तो उन्हें उस चीज में एक एज होता है। प्लस उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग होती है, तो आईपी मैट में मेजर तो मैथ्स का ही सेक्शन है जो सबको इशू देता है, तो उनकी मैथ्स सॉर्ट होती है। तो एक ये चीज है कि बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अभी भी बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली अंदर, क्योंकि मैथ्स की सब्जेक्ट इतने ज्यादा है हमारे यहाँ पे, स्टोकेस्टिक कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब चीजें हैं। तो उनको इन सब चीजों की ऑलरेडी इतनी थ्योरेटिकल ग्रास्प है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा इन्हें बेनिफिट है। बट आई वुड से ऐसा नहीं है कि विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, विदाउट मैथ्स के भी काफी स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स करने के बाद भी उन्होंने क्रैक कर लिया एंड ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट कुछ लोग हैं जो विदाउट कोचिंग भी ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स के साथ उन्होंने खुद से ही प्रिपेयर करके सिर्फ बुक्स वगैरह लेके उन्होंने विदाउट कोचिंग क्लियर किया। तो बैच साइज इतना है कि हमारे को दिख जाता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट ड्रॉपर्स भी काफी हैं, अराउंड 30-40 लोग तो पूरे बैच के अंदर हमारे ड्रॉपर्स भी हैं 150 के अराउंड बैच में, तो ड्रॉप स्टूडेंट्स भी दिख जाते हैं। बट मोस्टली इनका प्रेपरेशन टाइम इवन ड्रॉप स्टूडेंट्स का भी जो मुझे दिखता है वो है कि 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स एट मैक्स इतना ही रहता है। कुछ लोग हैं जो पूरा 1 ईयर देके प्रिपेयर करते हैं, बट अगेन उन लोगों की रैंक भी उतनी बेटर आती है, उनका कॉन्फिडेंस पेपर में एक अलग होता है, तो वो डेफिनेटली है कि आप जितना ज्यादा टाइम डाल पाओगे अपनी प्रिपरेशन को वो बेटर है। बट मतलब अगर पॉसिबिलिटी की बात करो तो 4-5 मंथ्स के अंदर आराम से क्लियर हो जाता है पेपर विदाउट एनी इशू। तो मतलब रोहन तुमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात करी है, तुमने कहा पीसीएम के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि तुमने कहा कॉमर्स विदाउट मैथ्स के भी बच्चे और ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे जिन्होंने विदाउट मैथ्स थे
वो भी तुम्हें बैच में दिखते हैं। दैट इज सो अमेजिंग, क्योंकि राइट सर। बच्चे जो हमें कांटेक्ट करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भैया मैं तो विदाउट मैथ्स का बच्चा हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा जब आईपी मैट इंदौर की बात होती है तो सबसे बड़ा डाउट ये आता है, सर मैं तो नॉन मैथ्स का बच्चा हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मतलब तुम थोड़ा इस मैटर पे और थोड़ी लाइट शेड करोगे कि तुम्हारा राइट विदाउट सर। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो सर मैं इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक आईपी मैट क्रैक करने का और एक आफ्टर दैट आल्सो, बिकॉज मेरे पास भी काफी स्टूडेंट्स रीच आउट किया है कि अगर मेरे पास अभी मैथ्स नहीं है तो क्या मुझे आईपीएम में एडमिशन होने के बाद भी इशू फेस करना पड़ेगा क्या। तो मैं इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्टली आईपी मैट की अगर हम बात करें तो वो एक तो 10th तक की मैथ्स के मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो अगर तुम्हारे पास 11 सॉरी मैं इस 12 पे थोड़ा तुम्हें कट कर रहा हूँ, इसी मैटर पे थोड़ा और डिस्कशन डालते हुए, क्या 11th-12th की मैथमेटिक्स के बिना, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ही है ये नॉन मैथ्स वाले हम, क्या 11th-12th की मैथमेटिक्स के बिना अच्छे से कट ऑफ क्लियर होके हो सकता है एडमिशन? डेफिनेटली सर, इस बारी जो हमारे बैच में रैंक 2 थी वो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स की है और उसकी रैंक 2 आई है, तो मतलब उसने डेफिनेटली ज्यादा मेहनत तो करी होगी। बट व्हेन आई स्पोक टू हर आल्सो अबाउट हर प्रिपरेशन जर्नी एंड एवरीथिंग, तो व्हाट शी टोल्ड मी वाज कि 10th तक की मैथ्स ही मेजरली उसने फोकस करा था, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उसी के होते हैं एंड कट ऑफ भी ऐसी होती है, इन सब सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं वो अराउंड 50% रहती है, तो आप आधा सेक्शन नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो चल जाएगा। एंड इतने क्वेश्चंस होते ही नहीं है 11th-12th की मैथमेटिक्स की कि आपको जबरदस्ती करना ही पड़े। बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन हायर टॉपिक्स के, तो विदाउट मैथ्स के बच्चे भी आफ्टर देयर बोर्ड एग्जाम इजीली उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स है, सीक्वेंस है, बेसिक लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर आपको मैथ्स नहीं करना कुछ ऐसा। इनफैक्ट आई वुड से लॉगरिथम्स आल्सो टुवर्ड्स सर्टेन एक्सटेंट सिर्फ दो फार्मूले के अराउंड बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन के आपको फार्मूले आते हैं लॉगरिथम्स के अंदर, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एंड एक एक क्वेश्चन इतना मायने रखता है इस चीज के अंदर, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ लोगों की एक एक दो दो क्वेश्चन से रह जाती है। तो आई वुड से कि ये दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मेहनत भी नहीं लगेगी आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो 11th-12th में मेन लोगों को तंग करता है तो यही टॉपिक्स होते हैं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, स्ट्रेट लाइंस वगैरह है, तो ये सब तो टॉपिक्स आते ही नहीं है पेपर में। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम देखा है एस्पिरेंट्स के साथ मैंने वो ये है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि पेपर इतना टफ बोलते हैं, सारे मैथ्स टफ बोलते हैं तो यही सब आता होगा, जबकि ये सब नहीं आता। वो पेपर ही एनालाइज नहीं करते हैं, वो देखते ही नहीं है क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। बट ये दो तीन टॉपिक्स है 11th-12th से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट भी है एंड वो साथ के साथ इजी भी है, बट विदाउट मैथ के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। तो वो आई वुड से कि इजीली डूएबल है। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट की मान लो आपका क्लियर हो गया आप अभी, एंड आई वुड से कि बहुत ज्यादा क्वांट्स पे फोकस है अभी भी, जितने हमारे सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज के अंदर भी हम कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स के अंदर भी जितने न्यूमेरिकल्स है वो सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड हैं एंड कैलकुलस वगैरह के तो कोर्सेज हमारे हैं ही मैथ्स के। तो बेसिकली हम आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अभी भी आई वुड से मैथ्स कर रहे हैं, टू पुट इट वेरी सिंपली। बट जो विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आफ्टर एवरी डे एंड बिफोर द सेशन स्टार्ट्स, उससे पहले भी और उसके बाद भी ट्यूटोरियल सेशंस रखते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है स्टूडेंट्स पर, उनको बिल्कुल बेसिक से 11th-12th की मैथ्स पढ़ाई जाती है। एंड मैंने वो सेशंस अटेंड करके देखे हैं एक दो बार जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज वो सब लोगों के लिए खुले होते हैं इन द बैच, बट कंपलसरी उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी क्वांट्स के अंदर थोड़ी सी कट ऑफ मतलब मीट हो जाती है कट ऑफ, बट उनके स्कोर कम होता है। तो एंट्रेंस के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि किसके स्टूडेंट को जाना होता है कंपलसरीली, वो लिस्ट आती है। बट आप मतलब खुद से भी जा सकते हो। तो बिकॉज मेरे को भी एक दो टॉपिक्स में डाउट था तो मैंने एक दो सेशन जैसे अटेंड करके देखे एंड मैंने देखा कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आपको IIM की फैकल्टी 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ा रही है तो वो बहुत छोटी बात लगती है। एंड उस तरह से मैंने भी नहीं देखी थी अपने 11th-12th में, कि मैंने इस तरह से विजुअलाइज ही नहीं किया था उस मैथमेटिक्स को, मैं इतना टफ समझ रहा था जो कि आज की डेट में बहुत ईजी लगने लगता है। तो इट इज नॉट एन इशू कि आप विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो, बस एक ओपन माइंड होना चाहिए कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा, एंट्रेंस भी क्लियर कर लूंगा, उसके बाद भी यही माइंडसेट लेके चलना है कि हाँ ये सब्जेक्ट्स मैं आराम से पढ़ लूंगा। बहुत ही ज्यादा यार अमेजिंग रोहन, मतलब कसम से ये सारी बातें सुन के आई डोंट नो स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली होगी, बट आई एम सो मच ब्लोन अवे बाय ऑल लाइक आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज फैक्ट्स कि कॉलेज में नॉन मैथ स्टूडेंट्स को इतनी पर्सनल अटेंशन दी जा रही है कि भाई तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, अगर तुमने नहीं पढ़ी हम बैठे हैं। तो इट इज़ सो अमेजिंग यार। एंड आपने भी ये चीज़ क्लियर करी कि जो 11th-12th की मैथ्स है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर्स, ये जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हमारे कौन से होते हैं? डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो और 3D वेक्टर्स। आप कह रहे हो उनसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, राइट?
एंड राइट सर। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको यही कहना चाहूँगा यार, हमने भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, पेपर्स एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें ये चीज़ हमने रिपीटेडली बोली है एंड रोहन ने भी ये चीज़ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंफर्म करी है कि आईपी मैट इंदौर के लास्ट ईयर के सेकंड रैंक होल्डर वाज अ कॉमर्स विदाउट मैथ स्टूडेंट। बैच में ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को जो नॉन मैथ्स वाले हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो विद मैथ्स वाले हैं उनको बस ये मानो कि भाई आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और लॉगरिथम की तरफ थोड़ा फोकस करके आपका इजीली हायर मैथ्स के क्वेश्चन अचीव हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ हम कोर्स में हमारे कवर तो कर ही रहे हैं, वो आपकी कवरेज हमारे पूरे कोर्स में कंप्लीट मिल जाएगी, राइट। तो रोहन इस चीज़ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो रोहन और आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या 1 से 2 महीने में मतलब अगेन बैच के डेमोग्राफिक्स की बात करें तो क्या 1 से 2 महीने में जो बच्चा बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच आप मानो स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उस टाइम फ्रेम में क्रैक करना पॉसिबल है? सर डेफिनेटली क्रैक करना तो पॉसिबल है। आई वुड से एक बहुत टॉप की रैंक लाने में एक लक का फैक्टर इन्वॉल्व होगा कि आपने क्या टॉपिक्स अच्छे से करे हैं क्या नहीं करे, बिकॉज 1 से 2 महीना थोड़ा कम टाइम है टू कवर एवरीथिंग इन अ लॉट ऑफ डेप्थ। बट अगर थोड़ी कम डेप्थ में आप पढ़ो, ऊपर से भी आई वुड नॉट से ऊपर से थोड़ा एक पर्टिकुलर लेवल तक तो पढ़ना ही पड़ता है एवरी चैप्टर इन ऑर्डर टू solve a particular question also, because questions काफी टिपिकल आते हैं, काफी टेढ़े से questions आते हैं आईटी मैट में। तो आई वुड से एक बेसिक अच्छी नॉलेज तो चाहिए अबाउट एवरीथिंग, बट हाँ एक लक का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रैंक। बट क्लियर करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए एंड एक इंटरव्यू कॉल आने के लिए तो डेफिनेटली 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ाई करें एंड पूरा टाइम दे अपना तो हो जाएगा। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो आई गेस जो हमारे मेजॉरिटी डाउट्स हैं, एक हमारा डाउट हमेशा नॉन मैथ्स के अराउंड रहता है, एक रहता है इतने कम टाइम में। बट रोहन इसमें क्या हम एक चीज़ और ऐड करें कि क्या कहते हैं 1 से 2 महीने, हमने ये तो कह दिया कि भाई हो सकता है, पर बच्चे कभी कभार उस मेहनत वाले पार्ट को मिस कर जाते हैं। तो कि भाई वो 1 से 2 महीने में जेन्युइन सिंसियर एफर्ट चाहिए होता है, उसके अराउंड थोड़ा आप बोलोगे कि यार 1 से 2 महीने में मानो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो कितने घंटे दिन में पढ़ने की जरूरत है और किस एफर्ट्स के साथ पढ़ने की जरूरत है? राइट सर, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितना करना चाहिए क्या करना चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये चीज कि मेरा 1-2 महीना बिफोर द एग्जाम, एंड मैंने तो 4 महीना अराउंड डाला ही है सीरियस स्टडी का, बट उसके बाद भी आई वुड से कि लास्ट के जो 2 महीने थे वो मेरे लिए एक फाइनल लैब था कि इसके अंदर मैं अगर खींच गया तो पक्का क्लियर हो जाएगा। एंड मैं क्योंकि ड्रॉप स्टूडेंट था तो मेरे लिए तो बिल्कुल एसेंशियल था कि इस बारी तो करना ही करना है। तो मैंने ऑन एन एवरेज आई वुड से दिन के 10 से 12 घंटे डाले हैं रोज के रोज, और कंटिन्यूसली 2 मंथ्स दिन में 2-2 मॉक्स भी दिए मैंने, फुल लेंथ मॉक्स दिए 2-2 एक दिन में। लास्ट के कुछ दिनों में 3-3 मॉक्स भी दिए क्योंकि उस टाइम पे मेरा सब सिलेबस खत्म हो गया था तो मेरे को सिर्फ मॉक देना था, तो मैंने मॉक्स उस टाइम पे दिए भी। एंड लास्ट के दिनों में आई वुड से मॉक्स पे ज्यादा फोकस वैसे नहीं करना चाहिए, सारे टीचर्स मना करते हैं, बट क्योंकि मैंने लास्ट के छोड़ दिए थे तो मेरे को था कि हाँ अभी करने पड़ेंगे। बट अगर अच्छे से डिवाइड कर लो, वीक के 2 मॉक्स 3 मॉक्स में डिवाइड कर लो तो इजीली हो जाता है। एंड 2 महीने के अंदर लेकिन घंटे इतने ही डालने पड़ेंगे, चाहे आप उस टाइम पे मॉक्स कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे मेहनत तो इतनी जानी चाहिए। 10 से 12 घंटे आई वुड से मैंने डाले थे पर्सनली, एंड मेरे को काफी बेनिफिट मिला उस चीज का। अमेजिंग। तो इसमें मैं 2 बातें आपने जो बताया है उससे मैं 2 बातें बहुत ज़्यादा कंक्लूड करना चाहूँगा बच्चों के लिए कि यार एक तो चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि यार मना करते टीचर्स, मैं भी पर्सनली सारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को मैंने मना किया कि भाई आखिरी के दिनों में मत मॉक्स देना, बट आप कह रहे हो आखिरी के दिनों में मैंने 10-15 दिनों में मैंने 3-3 मॉक्स दिए, 2 मैंने ये चीज़ कही थी भाई मत दिया करो। पर इससे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकलती है कि यार देखो पता है मैं जब बच्चों को आप लोगों को, जब आपका भी बैच था, अच्छा रोहन इस बारी हमने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है एंड आप उसी के एज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग आप आए हो हमारे पास आज पॉडकास्ट पे। पिछले साल यार तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स थे, मॉक्स थे, अब इस साल डेली लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग इस साल अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं एज एन एड ऑन फीचर कि भाई एक गाइडेंस, क्योंकि ये जो प्योर शेयर आपने नॉलेज दी है बहुत ही अमेजिंग है, राइट। तो अब ये जो हम डेली पॉडकास्ट कर रहे हैं, डेली लाइव्स कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उससे हम डेली गाइड करते हैं एंड आई टेल स्टूडेंट्स कि यार देखो ये चीज़ें मेरी तरफ से रिकमेंडेड है जो आपको करनी चाहिए, बट मैं जो बोल रहा हूं मैं एज अ टीचर आपको रिकमेंडेशन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं पत्थर की लकीर नहीं काट के दे रहा कि ऐसे ही करो। आप अपने आप को समझो, आप अपने दिमाग को समझो, आप अपने करने के और पढ़ने के तरीके को समझो एंड मोल्ड थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। आई कैन ओनली टेल यू द वे, आई कैन रिकमेंड यू द वे, बट चीजें आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली चेंज कर सकते हो।
डेफिनेटली सर, वो क्योंकि जो उस टाइम पे पढ़ रहा होता है उसी पता होता है कि मुझे अभी क्या जेन्युइनली नीडेड है, मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि टीचर्स डेफिनेटली एक बर्ड्स आई व्यू से बोलते हैं कि हाँ पूरे बैच के लिए ये चीज अच्छी है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों को कुछ एक इंडिविजुअल चीजें होती हैं जो अलग से चाहिए होती हैं। तो मैंने जिस तरह आइडेंटिफाई किया कि पेपर अटेम्प्ट करने का जो मैनर है वो मेरे को उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इवन दो क्वेश्चन आते थे बट मैं वो क्वेश्चंस फिर भी गलती कर जाता था उनमें। मैं आपको भी लास्ट के डेज में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेजता था कि मेरे इस मॉक में इतने स्कोर आए, इस मॉक में इतना स्कोर आया, एंड आप लास्ट के दिन में फिर भी कहते थे कि अभी अब मॉक्स पास कर दो, बट मैं फिर भी मेरे को पता था कि मेरे को लास्ट के दिनों में करना ही पड़ेगा क्योंकि वो गलतियां हो रही हैं। एंड मुझे पता था कि वो पेपर अटेम्प्ट करने के सिर्फ मैनर में गलती हो रही है मेरे को, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो चीज के। यस सर। हाँ जी, ठीक है या सो या कंटिन्यू। तो मतलब ये था कि लास्ट के डेज में मुझे पता था कि हाँ एक पेपर अटेम्प्ट करने का मैनर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने टुवर्ड्स द एंड मैंने अराउंड 40 मार्क्स के तो दे दिए थे कि 40 मार्क्स का मैंने टारगेट रख के चला था स्टार्ट में कि 40 के अराउंड मार्क्स करने की। एंड दिस इज जस्ट फॉर आईटी मैट इंदौर। मैंने साथ में रोहतक के भी दिए थे क्योंकि मेरे को आईटी मैट रोहतक भी उस टाइम पे एक टारगेट था, तो वहां भी अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को था कि एक साल ड्रॉप कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एक आईआईएम जैसे ब्रांड नेम के अंदर तो जाऊं जहां पे मेरा एक एमबीए का भी एक फ्यूचर सिक्योर्ड रहे कि हाँ एक एमबीए मेरा होना चाहिए एंड एक आईआईएम से होना चाहिए, तो वो वाला पार्ट भी मेरा सिक्योर्ड रहता। तो मेरे को लगा कि हाँ मेरा ड्रॉप वर्थ रहेगा। तो थैंकफुली दोनों जगह मेरा क्लियर हो गया, दोनों जगह एक बड़े स्कोर के साथ क्लियर हुआ। तो आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द मॉक्स आल्सो इस चीज के लिए कि मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस चीज में। राइट, बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग। तो रोहन, इस चीज़ पे हमने जैसे डिस्कशन किया तो डिस्कशन को थोड़ा सा और हम सब्जेक्ट वाइज अगर हम डीप एनालिसिस करें, आप पहले एक अब हमने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, आपने बताया मॉक्स देने चाहिए, दिन में इतना घंटा पढ़ना चाहिए, आपने ये बताया नॉन मैथ स्टूडेंट्स हमारे बैच में भी हैं और ऐसे भी बच्चे हैं, मेजॉरिटी आई गेस वही है जिन्होंने क्रैश कोर्स के एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया था रादर देन ईयरली राइट एनवायरनमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट। तो एक तरीके से हम इसको कंक्लूड यही करते हुए कहेंगे हर तरीके का इंसान, रोहन पता है मैं ना लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, कल परसों भी डेली लाइव स्ट्रीम में मैं बच्चों से यही डिस्कशन कर रहा था, मतलब तुमने आके इस फैक्ट को और री इन्फोर्स कर दिया है अपने जो तुमने फैक्ट्स प्रेजेंट करे हैं बैच के डेमोग्राफिक्स के अराउंड। मैं बच्चों से रेगुलरली यही कहता हूँ कि यार तुम ना एक्सक्यूज बनाते रह जाओगे, बहुत बच्चे सिर्फ एक्सक्यूज बनाते रह जाएंगे कि यार कम टाइम है, मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, मैं ये है मेरे साथ वो है, पर सामने से एक बच्चा आएगा और वो करके चला जाएगा। एंड तुमने लिटरली, आई एम सो हैप्पी कि ये चीज़ जान के तुमने लिटरली आगे ये चीज़ क्लियर करी कि यार हर तरीके का बच्चा है, नॉन मैथ्स वाले हैं, 1 महीने वाले हैं, 4 महीने वाले हैं, ड्रॉपर्स हैं और हर तरीके के बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया। दैट इज सो इंटरेस्टिंग यार। तो रोहन, हमने जैसे अब ओवरऑल बात करी चीज़ों की, लेट्स डिग डीप इनटू सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन राइट। स्टार्ट करते वर्बल से। वर्बल की तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे तुमने प्रिपेयर किया, एंड जो हमारे मतलब हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि हमारे जो कोर्स में है इस साल भी हमने कोर्स में बहुत ज़्यादा एडिशन करी हैं, काफ़ी सारा इन्हांसमेंट करी है, डेली लाइव, ये सारी चीज़ें, डाउट सॉल्विंग प्रॉपर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्बल में जैसे हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत फोकस करते हैं राइट, पूरी प्रॉपर जीरो से ग्रामर हम स्टार्ट करवाते हैं प्रिपेयर करना राइट, बट जैसे कई बच्चों को मैंने देखा वो वर्बल में जंप मारने की कोशिश करते हैं कि भाई आरसीज आते हैं, ग्रामर हमारे वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, आरसीज आ रही है, वो आ रही है, तो सीधा हम जंप मारते हैं। तो उसकी तुम्हारी वर्बल की क्या स्ट्रैटेजी है एंड क्या डोंट्स तुम कहना चाहोगे? राइट, तो सर जैसे आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि हाँ इंग्लिश ही तो है, हम कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हर पेपर के अंदर हम एक आरसी सॉल्व कर ही रहे होते हैं, बोर्ड्स हो चाहे कुछ भी हो, एक आरसी तो हर बार पेपर में सॉल्व हो ही रही होती है। बट जो एक आईटी मैट की लेवल की जो आरसी आती है एंड जो एक एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो समझना एक बहुत अलग चीज हो जाती है। प्लस बोर्ड्स के अंदर वो लेवल भी नहीं होता डिफिकल्टी का, इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी जो यूज होती है वो सब नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स समझते भी नहीं है। जैसे मैंने भी आपको पहले कहा कि इवन दो वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर वर्बल प्रिपरेशन कि आपको उस चीज पे, आपको ग्रामर की बेसिक्स पे फोकस करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई यूज मोर नॉर्मल लुइस की बुक, बिकॉज सब लोगों ने बोला वो
जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एवरीवन सेड कि यही बुक है, ये बिल्कुल बाइबल है इंग्लिश के लिए। तो मैंने वो बुक खरीद लिया एंड मैंने इमीडिएटली उसके सेशन सॉल्व करना शुरू किया एंड आई कुड जेन्युइनली फील माय इंग्लिश इंप्रूविंग, आई कुड फील माय वोकैबुलरी इंक्रीजिंग एंड एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पूरे लैंग्वेज की ना बहुत बेटर हो जाती है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही बुक करो, आप वीडियो लेक्चर से करो, आप कहीं से भी करो, आप एक बेसिक, आपको एक ग्रामर का ओवरऑल चाहिए ही होता है, क्योंकि जो सीबीएसई पढ़ाता है ग्रामर और जो आईपी मैट में आती है उसमें बहुत फर्क होता है। वो इंग्लिश ही अलग लगती है बिल्कुल। तो एंड वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, बट वो वहीं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है एंड नेगेटिव मार्किंग जो उसमें होती है एंड जो आप क्वेश्चन मिस आउट कर जाते हो, कि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, तो आपको टाइम लग जाता है वो आरसी पढ़ने के अंदर भी, क्योंकि आरसी लगती है लेंथी बहुत ज्यादा। तो वो वाला पार्ट समझने में एक बहुत ज्यादा डेप्थ जाती है ग्रामर की, तो वो आई वुड से एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा आरसीज के अलावा जो मैंने फोकस किया था वो था कि एक टीटा क्वेश्चंस आते हैं एट द एंड ऑफ द पेपर, जो काफी इंस्टीट्यूट्स बताते नहीं है, काफी टीचर्स बताते नहीं, क्योंकि वो भी श्योर नहीं होते इस चीज के बारे में। बट पिछले जितने सालों का पेपर देखा है उसके अंदर लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो टीटा क्वेश्चन होती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑर्डर डिसाइड करना होता है सेंटेंस का, जो एक पैराग्राफ फॉर्म कर ले, कोहेसिव पैराजंबल, राइट। तो एक कोहेसिव पैराग्राफ बनना चाहिए, 4-5 सेंटेंस देते हैं और उसको ऑर्डर आपको टाइप करना पड़ता है, जैसे 4 5 6 1 2 3 ऐसे करके वो उसका पूरा ऑर्डर बन जाता है, जिससे एक वो पैराग्राफ बन पाए। बट वो भी देखने से बहुत आसान लगता है एंड 2-4 तरह से आपको लगेगा कि इसका सेंस बन रहा है, बट जब तक आप ग्रामेटिकली उस चीज को पूरा करेक्ट ना कर लो तब तक, क्योंकि ऑप्शंस भी नहीं है तो आप ट्राई भी नहीं कर सकते उन ऑप्शंस का, एलिमिनेट करके एमसीक्यू सॉल्व कर लो, वो भी नहीं कर सकते, उसमें गेस वर्क चलेगा ही नहीं, उसमें आपको एंटर करना ही पड़ेगा वैल्यू। तो वो उस सब क्वेश्चंस के लिए भी, क्योंकि ये टिपिकल है एंड ये बिल्कुल स्पेसिफिक है इन टर्म्स ऑफ आईपी मैट, क्योंकि ये बाकी कहीं नहीं आता ऐसे टीटा क्वेश्चन, बाकी जगह पूरा एमसीक्यू रहेगा, यहाँ पे टीटा आता है तो वो बिल्कुल आईपी मैट के स्पेसिफिक है एंड उसके लिए ग्रामर का एक अलग लेवल चाहिए रहता है। राइट। तो क्या, अच्छा, इसमें क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है आईपी मैट एस्पिरेंट को, क्योंकि इस जीके तो पार्ट नहीं है आईपी मैट का? राइट सर, डेफिनेटली। तो काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि डीजैट में आएगा या सिम्बायोसिस के अंदर आएगा जीके का सेक्शन, तो उसके लिए पढ़ लेंगे, डीजैट एकदम लास्ट में होता है तो उस टाइम पे पढ़ लेंगे, आईपी मैट तो बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी रहने देते हैं, या बोर्ड के साथ में ही पढ़ेंगे हम न्यूज़पेपर, काफी लोग ये बोल देते हैं। बट आई वुड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसी इतनी बड़ी पढ़नी होती है, आपको उसके अंदर से इनसाइट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। तो वो चीज जब तक आप रीडिंग की एक हैबिट नहीं फॉर्म करोगे, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे कुछ और पढ़ो, बट न्यूज़पेपर सब लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बाद आपको, अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में पूछेगा आपको जनरल नॉलेज, तो आप जितना मर्जी डिनाई कर लो कि जीके नहीं आ रही, वो इंटरव्यू में तो पूछ लेंगे आपसे। तो उसके लिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर एक डुअल पर्पस सॉल्व कर रहा है, आपकी रीडिंग और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहा है और साथ के साथ ही आपकी जनरल नॉलेज भी इंप्रूव कर रहा है। प्लस काफी बारी होता है कि एडिटोरियल्स जो होते हैं, हिंदू के हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, वो सीधा उठा के आरसी में आ जाते हैं, पूरे का पूरा एडिटोरियल। सर इंडियन एक्सप्रेस मैंने तो पर्सनली पढ़ा था, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स मैंने स्टार्ट किया था, बट उसका लेवल थोड़ा सा हाई लगा मुझे, प्लस वो ज्यादा टेक्निकल लगा मुझे, तो वो ज्यादा उसमें जनरल नॉलेज नहीं होता, वो थोड़ा ज्यादा बिजनेस और इकोनॉमी के साइड पे ओरिएंटेड होता है। तो आई वुड से इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा न्यूज़पेपर होएगा, मैंने भी वही स्टार्ट किया था आईपी मैट प्रेप के लिए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब वही चीज़ मैं अगेन इस पे तो कंक्लूड करते हुए यही चीज़ कहूँगा कि अगेन हमारे डेली लाइफ सेशंस में मैंने ये चीज़ बच्चों को कही थी, जो आईपी मैट एस्पिरेंट्स हैं उनको मेक श्योर करना है वो न्यूज़पेपर पढ़ें, बिकॉज जो आपने पॉइंट्स बोले इंटरव्यू में घुमा फिरा के वो पूछ ही लेंगे जीके के क्वेश्चंस। एंड अब अगेन यार, एज एन आईपी मैट एस्पिरेंट जरूरी नहीं है आप सिर्फ IIM इंदौर के लिए जाओ, आप ड्यू जैट के लिए भी जा रहे हो, आप जेवियर्स के लिए भी जा रहे हो, आप सिम्बायोसिस के लिए भी जा रहे हो, तो वहां पे भी सी क्वेश्चंस ऑफ जीके, राइट? तो वो डेफिनेटली इट हेल्प्स। तो रोहन, जैसे तुमने वर्बल के अराउंड काफी चीजें बताई, तुम्हारी स्पेसिफिकली वर्बल की क्या स्ट्रैटेजी थी कि कैसे तुमने टैकल किया वर्बल सेक्शन को? या सर पर्सनली स्पीकिंग, मैंने एक बारी मतलब my idea behind preparing for verbal was कि एक बार पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, उसके बाद ओनली प्रैक्टिस। ये चीज मैंने क्वांट्स में नहीं करी थी, क्वांट्स में आई वेंट टॉपिक वाइज, बट इसमें मुझे था कि मैं एक बार ऐसे पूरे वीडियो लेक्चर्स देखूं, एंड क्योंकि इसमें आपका पास साथ में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, बिकॉज ग्रामर एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इडियम्स की क्वेश्चंस आ जाएंगे एक जगह पे, ऐसा कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होता, आपको एज अ होल ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो माय स्ट्रैटेजी वाज कि पहले पूरे थ्योरी और सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए, वीडियो लेक्चर्स देख लिए सारे, एंड उसके बाद
हम आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद मैंने सेक्शनल टेस्ट देने शुरू करे, एंड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने भी मैं अब ढूंढ पाया मैंने सारे के सारे सॉल्व करे हैं। मैंने कैट की बुक्स भी खरीदी साथ में, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रॉप स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कि अगर अभी बाई चांस नहीं निकलता आईपी मैट तो नेक्स्ट ईयर तो कैट देना ही है मुझे। तो वर्बल कैट के लेवल की प्रिपेयर करी जाए तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो वहां से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करे मैंने। आईपी मैट की जो बुक्स थी, जो आपका मटेरियल था, जितने क्वेश्चंस हो पाए मैंने सारे सॉल्व करे। बट वर्बल के लिए मैंने दिन में थोड़ा कम ही टाइम डाला, बिकॉज मुझे पर्सनली वर्बल ज्यादा इजी लगी, एंड आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन क्वांट्स, बिकॉज क्वांट्स में मेरे को पता था कि लास्ट टाइम भी मेरे को दिक्कत आई थी, एंड अभी भी क्वेश्चन निकलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में, तो वो एक बारी को तो डर बैठ जाता है। एंड आई एम श्योर काफी एस्पिरेंट के दिमाग में डर बैठ गया होगा। तो बट वो है कि डर से दो तरह की चीज हो सकती है, या तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ, आप क्वेश्चन भी ना सॉल्व करो, सोचते रहो कि क्या यार मेरा होगा कि नहीं होगा, और आप लोगों से भी पूछते रहो, अपने टीचर से पूछते रहो कि सर इतने टाइम में हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप उससे डिमोटिवेट हो जाओ, या आप उस डर से मोटिवेट हो जाओ और आप सोचो कि नहीं यार, ये अगर नहीं किया मैंने तो फिर तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, एंड मैं ऐसे ही सोचता रहा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने दूसरी तरफ गया मैं, बिकॉज इतना डरा हुआ था मैं क्वांट से, तो मैं उससे मोटिवेट हुआ, एंड मैंने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स उसी में डालने के सोचे। तो दिन में अराउंड 1 to 2 आवर्स में देता था सिर्फ वर्बल को, बाकी टाइम मैंने इसको दिया। बाकी मेरे को लॉजिकल भी करना था सेक्शन, बिकॉज मैं रोहतक के लिए ट्राई कर रहा था। मुझे पता था कि एलआर थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस टिपिकल आ जाते हैं उसके अंदर, तो आई नो कि थोड़ा सा लॉजिक में भी टाइम डालना पड़ेगा। तो अगेन उसमें 1 to 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन किस दिन का क्या शेड्यूल है। बट बाकी जितना मेरे पास आवर्स आते थे एक फुल लेंथ मॉक करने के बाद, बाकी जितने बचे हुए आवर्स थे सब मैं क्वांट्स में डालता था। अमेजिंग। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि वर्बल के लिए आपकी, अगेन मैं ये चीज दोबारा रिट्रेट करना चाहूंगा, ये रोहन की स्ट्रैटेजी है। हम एज अ टीचर एक जनरल सबके लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली चेंज करने की कोशिश करना, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी लग रही है। बट रोहन, आपका मानना ये है, आप द थिंग विच वर्क फॉर यू इन वर्बल इज कि आपने पहले सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी, सारी अंडरस्टैंडिंग एक साथ करी, और फिर आपने बहुत इमेंस प्रैक्टिस करी वर्बल में। राइट सर। एंड अगेन एक्स्ट्रा मटेरियल में आपने न्यूज़पेपर्स रेफर करे, मतलब न्यूज़पेपर डेली, वर्ड पावर मेड इजी, एंड यू आल्सो रेफर्ड कैट बुक्स। तो रोहन, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें मैं क्या स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार कैट के मटेरियल की तरफ जाने की बजाय जो आईपी मैट स्पेसिफिक मटेरियल है उस पे फोकस करो। तो मतलब अगेन तुम्हारा इस पे क्या टेक है, या तुम क्या कहना चाहोगे इस पे? डेफिनेटली सर, अगर आईपी मैट से रेलेवेंट मटेरियल मिल रहा है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। मेरे को उस टाइम पे जितना प्रिंस एकेडमी का मटेरियल था मैंने सब इतनी जल्दी खत्म कर लिया था कि मैं उसके बाद फिर सोच रहा था कि अब क्या मैं क्या चीज करूं। तो मेरा एक फ्रेंड उस टाइम पे कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे पास इजी एक्सेस था उस टाइम बुक्स का, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा ढूंढने में आईपी मैट का। बट अगर आपके पास इनफ मटेरियल है, आपके पास इतना प्रैक्टिस मटेरियल है कि आप पूरा अपने आप को एंगेज कर सकते हो उसमें, तो गो फॉर इट। ज्यादा रेलेवेंट मटेरियल होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रेलेवेंट होगी, आपको उतना ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। मेरे को उस टाइम पे था एक चीज की मेरे को मिल नहीं रहा था, और आईपी मैट का मटेरियल मैं ट्राई कर रहा था कहीं से मिल जाए, तो इसीलिए मेरे को कैट की बुक्स पे रिलाई करना पड़ा। तो बेसिकली मतलब आपने एग्जॉस्ट। अच्छा, अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है तुम्हारी जर्नी रोहन देख के ना, कई बच्चे कहेंगे यार इतना सब कुछ कर लिया, हम तो वो नहीं कर रहे हैं। अगेन यार, इससे मैं बस एक ही चीज कहूंगा यार, ये एक देखने का नजरिया है। जैसे रोहन ने अभी हमें एक बात बोली कि ईदर यू गेट डीमोटिवेटेड और यू गेट मोर मोटिवेटेड, राइट? तो अगेन लुक एट इट एज कि यार कितना करना पड़ता है, कितना एफर्ट लगा है उस चीज को अचीव करने के लिए। दिस इज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, इंसैनिटी। मतलब मैं कभी कभार लाइव स्ट्रीम में ये चीज बोलता हूँ कि दिस इज काइंड ऑफ एन इंसैनिटी, कि आप सोते उठते बैठते सपनों में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ इंसैनिटी रिक्वायर्ड टू गेट इनटू कॉलेजेस लाइक IIM इंदौर या फिर सुखदेव। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू रिक्वायर टू पुट इन, राइट? एंड देखो, अगर एक जनरल कॉलेज में जाना हो रोहन, तो फिर तो यार एक नॉर्मल एफर्ट से भी हो सकता है, बट इफ यू वांट टू मेक इट टू द टॉप कॉलेजेस, दिस इज काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू नीड टू डू। राइट सर, बिकॉज़ बोर्ड्स के लिए जब प्रिपेयर करो तो if you say target for example 98-99%, तब जाके 95-96% आता है। तो इसके अंदर भी मैंने जब टारगेट किया कि मैं मतलब, एंड जिस तरह आपने कहा डे इन डे आउट यही चीज सोचता था कि इस बार आईपी मैट के अंदर AIR1 मेरे को लाना ही है कुछ भी करके। जब उतना टारगेट करो ना, तब जाके रैंक 38 तक आ जाते हो आप, क्योंकि थोड़ा एक रियलिस्टिक आपको होना पड़ता है, थोड़ा आपका लक का फैक्टर होता है उस टाइम पे। प्लस मैं डेफिनेटली ये चीज भी कहूंगा कि कोविड के बीच में जाके एंट्रेंस देना, मैं तो फेस शील्ड लगा के, वो मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, वो घर पे मॉक देना और वहां जाके वो पेपर देना, उस चीज के एटमोस्फेयर में भी डेफिनेटली बहुत फर्क रहता ही है। तो वो चीजें मैटर करती हैं।
बट आप प्रिपरेशन इस तरह से करो कि आप 100% अचीव करो। आप रैंक 1 के लिए ट्राई करोगे, तब जाके आपकी एक रिस्पेक्टेबल रैंक आएगी जिसके अंदर आप एक कॉलेज में जाने का ट्राई कर सकते हो। अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। तो रोहन, इस पे हमने वर्बल पे हमने डिस्कशन किया, अब आप सबसे बड़ा जो सेक्शन, अब हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं क्वांट्स को लेके कि भाई क्वांट्स डरा दे, रोंगटे खड़े कर देते सबके। तो एक ऐसा लेके चलता है नॉन मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट के, क्योंकि जब हम सबसे बेसिक स्टूडेंट को कवर करेंगे तो जो एक हाई एंड स्टूडेंट है या फिर एक मैथ्स वाला स्टूडेंट है, डेफिनेटली वो तो फॉलो अप कर ही पाएगा। तो क्वांट्स की पूरी क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्रैक्टिस मटेरियल, आपने कहा आपने हमारा सारा मटेरियल एग्जॉस्ट कर दिया, तो फिर क्या मतलब सब कुछ आप प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक बताइए। राइट सर। तो फर्स्टली आई वुड से नॉन मैथ्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, बिकॉज़ मेरी 11th 12th में मैथ्स काफी खराब थी एंड मेरा बहुत खराब सा स्कोर आ रहा था। 12th में कितनी परसेंटेज थी यार रोहन? सर 96.25 थी मेरी। 96.25। अच्छा, क्वांट्स में आने से पहले डेमोग्राफिक्स के अराउंड एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हमारे आईएम्स में। जैसे 96.25 है, मैथ्स में कितने नंबर थे यार 12 में? सॉरी मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। नो सर 95 थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो क्या आईएम इंदौर में जैसे बच्चों का बहुत डाउट होता है कि मेरी एकेडमिक्स वीक रही है इन टर्म्स ऑफ कि 12th में मेरी परसेंटेजेस कम रही हैं, 80s के अराउंड है, 70s के अराउंड है, 90s के अराउंड, 90 से 95 की रेंज में है, तो क्या आपको जब आप डेमोग्राफिक को देखते हैं तो क्या आपको किस तरीके के स्टूडेंट्स दिखते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनकी क्या थी 12th में? सर थोड़ी सरप्राइजिंग बात लगेगी ये, बट 95 से 100 एंड इनफैक्ट 90 से 100 वाले बच्चे भी कम ही हैं बैच के अंदर। जितने हैं वो 80s 70s के बच्चे हैं एंड वो आज की डेट में मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज उन लोगों ने उतना हार्डवर्क डाला टुवर्ड्स देयर एंट्रेंसेस। वो ज्यादा फोकस कर रहे थे एंट्रेंस के अंदर, बिकॉज उनका एंड गोल था कि कॉलेज पहुंचना है। आप अगर बोर्ड के मार्क्स से ट्राई कर रहे हो तो आप बोर्ड के ऊपर फोकस डालो, आप अगर एंट्रेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप एंट्रेंस के ऊपर करोगे। तो मुझे काफी लोग ऐसे दिखे जिन्होंने कहा कि हमने बोर्ड्स पे थोड़ा कम फोकस डाल के अराउंड 85 से 90% के बीच में भी उनके मार्क्स आ गए एंड दे वर सैटिस्फाइड विद इट, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो हमारी कॉलेज में तो एडमिशन हो ही जाएगी। तो उन्हें पता था कि एक आईएम जैसे कॉलेज अगर जाना है तो उन्हें ज्यादा फोकस उस पर डालना पड़ेगा। तो काफी बच्चे ऐसे भी हैं बैच के अंदर एंड मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से तो कम ही है बोर्ड्स के अंदर। अमेजिंग यार, मतलब दिस इज सो माइंड ब्लोइंग। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी हमारी स्ट्रीम में जितने बच्चे बैठे ना, आधे से ज्यादा बच्चों की आंख खुल गई होंगी, कुछ के शायद आंख में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद ही उनको लाइफ में ये चाहिए थी कि यार 70-80% है, कैसे होगा आईएम इंदौर में। एंड यू लाइक लिटरली यूर सेइंग कि 90% से कम वाले मेजॉरिटी, चलिए आप मेजॉरिटी नहीं इक्वल भी मान के चले, दैट इज सो माइंड ब्लोइंग यार कि हर तरीके का बच्चा, सो देयर इज सो मच एम्फेसिस बाय द कॉलेज ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। हम हर तरीके के बच्चे को लेंगे, ड्रॉप वालों। अच्छा रोहन, इसमें मतलब अगेन थोड़ा हम इस पे वैसे हम कर चुके हैं डिस्कशन, बट इस चीज को मैं कहना चाहूंगा रोहन, तुमने भी देखा होगा बच्चों के क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं, बहुत बच्चों का था यार ड्रॉप कर रखा है, ड्रॉपर हूं मैं, क्या मेरे को देंगे? क्या ड्रॉपर्स को सेलेक्ट करना पसंद नहीं करते? नॉन मैथ स्टूडेंट हो, क्या नॉन मैथ स्टूडेंट को सेलेक्ट करना नहीं पसंद करते? 60-70% है, क्या उनको सेलेक्ट करना पसंद नहीं करते आईएम इंदौर के? एंड आपने ये चीज बताया कि डेमोग्राफिक इतनी डाइवर्स है कि हर तरीके का बच्चा है। तो दिस इज सो अमेजिंग यार, मेरे को लगता है कि बहुत बच्चों को बहुत ही अमेजिंग मोटिवेशन मिली होंगी ये सारे फैक्ट्स जान के। एंड जितने भी बच्चों का डाउट है, वही एक फैक्ट हमारा मतलब दोबारा उस पर एम्फेसिस आया है कि भाई आपको बस मेहनत पे ध्यान देना है, आप कर सकते हो। आप अगर एक्सक्यूज बना रहे हो तो कोई और कर जाएगा। मतलब इट इज सो अमेजिंग यार। तो रोहन, अब हम डिस्कशन करते हैं डीपली क्वांट्स का। क्वांट्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे टैकल करें? राइट सर। तो क्वांट्स के अंदर बेसिक मतलब मैंने जो लिया था वो ये था कि स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम्स, जो कि बिल्कुल एक मैथमेटिक्स का भी बेस है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी मैथ के पर्सपेक्टिव से। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था मैंने, जिस आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा फर्स्ट टॉपिक था एंड इसके अंदर से काफी क्वेश्चंस आते हैं आईपी मैथ के अंदर एंड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बिकॉज उसके अंदर इतने डाइवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, और वो सब क्वेश्चंस करने का एक तरीका होता है एंड वो तो मतलब आपको समझना ही पड़ता है बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पेपर में अगर एनकाउंटर करोगे वो क्वेश्चन तो वो पहली बार में तो मुश्किल ही निकलेगा, अनलेस आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम समझ आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब तक आपको पता ना हो पहले से तो बहुत रेयर केस होता है कि वो होता है। तो दैट इज आई स्टार्टेड कि थॉट की नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एंड हर टॉपिक करने का तरीका यही था कि पहले वीडियो लेक्चर्स देखे, वीडियो लेक्चर्स में जो लेक्चरर है वो जो बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है उनके साथ साथ सॉल्व कर लिया, वीडियो पहले ही पॉज कर लिया उनके करने से क्वेश्चन,
पॉज कर लिया, साथ में वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया, हो गया तो बहुत अच्छी बात, आंसर चेक कर लो, अगर नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप रिविजिट करोगे उन क्वेश्चंस को, तब आपको सिर्फ नोटबुक पे रेफर करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, स्टार डाला हुआ है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पे रेफर करना है कि अब देख लो कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए बार बार वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि जो वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं टीचर्स, वो मैंने देखा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, जो सबसे कॉमनली आते हैं। वो ऐसा नहीं लेते कि सबसे सिंपल क्वेश्चन ले लिया या सबसे बेसिक क्वेश्चन ले लिया, एक दो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद टिपिकल क्वेश्चन एक डाल देते हैं जो कि एंट्रेंस के अंदर आता ही आता है इन जनरल हर एंट्रेंस के अंदर, बिकॉज लेक्चर तो आईपीमैट स्पेसिफिक होते नहीं है, वो सब एंट्रेंस स्पेसिफिक होते हैं, तो वो एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन डाल देते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से एक टॉपिक कवर कर लिया, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, मतलब इसके बाद किया परसेंटेजेस किया, प्रॉफिट लॉस किया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये वाले टॉपिक सारे कवर करे। उसके बाद लास्ट में मैंने सोचा था कि हायर मैथ्स वाले टॉपिक्स जो सबसे एंड में छूंगा मैं, क्योंकि वो वैसे तो कर ही गए अभी 11th-12th के अंदर, बट वो क्योंकि उसके ऊपर इतना अच्छा ग्रास्प नहीं था, प्लस अज्यूमिंग कि नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आप फिर भी उसको लास्ट के लिए छोड़ोगे, क्योंकि आदत होती है आपको, जो आपको पता है कि पहले हो जाएगा उसे पहले करके हटा दो, तो वो वही सेम स्ट्रैटेजी रखा था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफी बार मैंने होते देखा है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है कि तुम कि मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये वाले टॉपिक्स हो रहे हैं तो इन्हीं को सॉल्व करे जाओ, उससे काम नहीं बनने वाला। एक बार ही हो रहा है, आपको पता चल जाए, फील हो जाता है अंदर से कि हाँ ठीक है, ये वाला टॉपिक अब कंप्लीट है थॉरली, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक क्वेश्चंस जो है इसके वो भी सॉल्व कर लिए, टफ वाले क्वेश्चंस जो पहले नहीं सॉल्व हो रहे थे वो अब हो रहे हैं सॉल्व, तो यू नो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे, जो कि 10th तक की थी हमारी, उसके अंदर जितने टॉपिक्स आए हमारे वो धीरे धीरे करके सॉल्व कर लिए। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू हायर मैथ्स, एंड क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस था मेरे पास थोड़ा सा, क्योंकि खुद भी दिया था, प्लस मैंने पेपर निकाल के मैंने उसके अंदर कम से कम 2-3 घंटा दिया था देखने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक्स भी हैं जो लगता है कि आते हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो उस क्वेश्चन में क्या ऐसा उन्होंने ट्विस्ट डाला, तो क्योंकि वो 2-3 टॉपिक्स मिक्स कर देते हैं, जिस तरह हमेशा ऐसे देखा है मैंने कि लॉगरिथम्स का क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के साथ मिक्स आता है, क्योंकि इसके अंदर लॉगरिथम्स डाल देते हैं, मैट्रिक्स के साथ मिक्स कर दिया लॉगरिथम्स को। हाँ, तो ये चीज डेफिनेटली होती है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके टॉपिक होता है जिसमें हमारा आयोटा यूज होता है, एक वो टॉपिक भी कभी कभी मिक्स कर देते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के साथ। तो ये 2-3 टॉपिक्स मुझे पता थे कि हाँ यही आ रहे हैं बार बार, और ये टॉपिक्स मेरे को ऐसे सोच के लगा कि यार ये तो इजी भी है, 11th-12th की मैथ्स में तो आसान वाले टॉपिक्स में से है ये, तो ये तो सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स देखने शुरू करे, मैंने बीच में एनसीईआरटी भी रेफर करी कि बेसिक्स जो अगर सॉल्व करने मुझे और बेसिक्स क्लियर करने तो एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, क्योंकि वो थी तो उस टाइम एनसीईआरटी भी मेरे पास, तो एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत सॉल्व करी। उसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं टुवर्ड्स द एंड, तो वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, एंड जो एक सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं मिसलेनियस वाले वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एंट्रेंसेस में आ जाते हैं। आईपी मैट में नहीं देखा मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करते हैं वो, एंड अपनी तरफ से मिक्स करते हैं टॉपिक्स अंदर ही अंदर 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके, बट बाकी एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है, और उससे आते हैं एक्चुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी से, जो कि अगर आपने थरो बोर्ड की प्रिपरेशन करी हो तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो वही क्वेश्चन है, याद आ जाता है सॉल्व करते कि नहीं तो करा था आपने एनसीईआरटी में। तो उस तरह से होता है, स्पेशली रिव्यू चैट के अंदर ये चीज काफी मैंने नोटिस करी है कि एनसीईआरटी पे काफी फोकस रहता है, तो मैंने इस तरह एनसीईआरटी पे भी थोड़ा सा फोकस डाला इन टर्म्स ऑफ द 11th-12th के हायर मैथ्स के टॉपिक्स। स्टार्ट किया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज किया, एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लास्ट में लॉगरिथम सॉल्व किया। अमेजिंग। तो रोहन, मैं तुमसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ तुमने बताई जो बीच में बोली, देखो जैसे हमने ना इस साल, रोहन लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं थी, इस साल हमने बुक सेट ऐड किया जिसमें हम प्रॉपर बच्चों के लिए बुक्स भेजते हैं, जिसमें प्रॉपर क्या कहते हैं हम मिक्स क्वेश्चंस भेजते हैं, बेसिक, फिर थोड़ा मीडियम, फिर डिफिकल्ट, राइट। हम इस तरीके से हमने एक बुक सेट डिजाइन किया है। जैसे आपने लास्ट ईयर मॉक्स, आपके पास मॉक्स पोर्टल था, उसमें भी हमने कई सारे मॉक्स हमने लाइक देयर आर अबाउट 10 आईपी मैट इंदौर मॉक्स नाउ, राइट। टॉपिक वाइज मॉक्स काफी सारे ऐड हुए हैं, राइट। तो होता क्या है, जब बच्चे बुक्स के लिए बुक से हमारी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट, बच्चे मेरे पास बहुत आके कहते हैं कि भैया मैं ना कई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, बट कई सारे क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा। और अभी आपने एक फैक्ट बोला कि यार जब मैं भी सॉल्व करने बैठा था, मेरे से नहीं होते थे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, तो मैं उन्हें 4 कर लेता था। अब होता क्या है, बच्चों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया, टेंशन में आ जाते हैं कि भैया क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मेरे से गलती लग रही है, भैया क्या कहते हैं हमें तो आपने जो पढ़ाया वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, बेसिक था, मीडियम था, बट इसके बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। तो एक तो पहली चीज में 2 चीजें डिस्कस कर आप बताइए कि एक तो
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकेंडली कि जैसे आपने एक फैक्ट बोला कि यार फेल होता है, हर इंसान को दिक्कत आती है, आपने भी कहा मेरे से क्वेश्चन नहीं होते तो मैं स्टार लगाता था, तो इसके अराउंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपने इस चीज को कैसे टैकल किया कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो क्या करना चाहिए? राइट, तो सर वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग मैं मानता हूँ हो जाता है, बट वो स्पेशली तब होता है जब दिमाग के अंदर ना थोड़ा सा वो होता है कि यार लास्ट के डेज आ गए, अभी भी क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, अभी महीना रह गया, True. 2 महीना रह गया, तो थोड़ा सा उस टाइम पे डर जरूर लगता है कि यार अभी इतना सा तो टाइम रहता है, इतने में यही अभी क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, अभी तो टफ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं इससे ज्यादा, तो थोड़ा सा उस टाइम पे डिमोटिवेटिंग हो जाता है ये चीज। बट मैं क्योंकि यही चीज करता था, एंड ये मैं पहले भी अपने स्कूल की प्रिपरेशन के अंदर भी नॉट जस्ट फॉर मैथ्स बट फॉर डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आल्सो मैं यही करता था कि एक अलग नोटबुक मेंटेन कर लिया, या तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उधर सारे क्वेश्चंस नोट करने शुरू करें एक एक करके जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में डेट लिख दिया कि इस दिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, अगले दिन सुबह उठो, अगले दिन फिर वो क्वेश्चन करो, 2-3 बार करोगे तो वो ये नहीं है कि आपको उसका मेथड रटना है, आपको समझना है वो क्यों नहीं निकल रहा था, इसमें क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट था या आपका दिमाग कहाँ नहीं चल रहा था कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाया। एंड एक और मेजर चीज मैंने देखी कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं 10-20 सेकंड के अंदर, क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे बढ़ गए कि एंट्रेंस में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं, बट अभी आप एंट्रेंस दे रहे, आप सॉल्व कर रहे हो, मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठा हूँ एक क्वेश्चन लेके कि जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, इस क्वेश्चन में 1 घंटा जब तक दिमाग नहीं लगाया तब तक अगला क्वेश्चन जो इससे ज्यादा टफ होगा ना वो तो बिल्कुल ही छोड़ दो, फिर वो तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होगा। बट अगर इसके अंदर आपने 1-2 घंटा लगा ली, एक क्वेश्चन लेके बैठ जाता था मैं जिद की तरह, ये क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, करते गए बार बार सॉल्व किया, इवेंचुअली जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 1-2 बार आप फॉर्मूला देखो बट सोल्यूशन मत देखो, उस चीज का सोल्यूशन देख लिया तो वो थॉट प्रोसेस वही ब्रेक हो जाता है। बट एक बहुत मेजर चीज जो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए कि थॉट्स चलने चाहिए। आईपी मैट जैसा एक एग्जाम है, उसके अंदर है कि मतलब आपको करे कराए क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं देखने मिलेंगे, सबको मेजरली इसलिए टफ लगता है क्योंकि दिमाग नहीं चलता, आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो, तो बाकी एंट्रेंस में आपको भर भर के मिलेंगे, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखा है, इसमें वैल्यूज चेंज है सिर्फ, तो आपको पता है कि एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन के टाइप भी आपको देखे हुए नहीं लगेंगे, तो जब और अटकते भी वही क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइप नहीं पता होता, उस क्वेश्चन का पता ही नहीं होता कि इसमें क्या एल्गोरिथम लगाना है, क्या स्टेप्स होने वाले हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, तो जब तक पता नहीं होता आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। बट वो दिमाग चलाने वाली बात होती है, आई वुड से एक ही क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो पहले तो उसे लेके बैठो, 1-2 घंटा लेके बैठा, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना ज्यादा टाइम है, अगर कम टाइम बचा है आधा घंटा ले लिया, 40 मिनट ले लिया, अभी नहीं सॉल्व हुआ, आज सोल्यूशन देखो ही मत, कल फिर से वापस उस क्वेश्चन पे आओ, कल डालो उस पे 10-15 मिनट आधा घंटा, कभी ना कभी तो जाके सॉल्व होगा ना। बट अगर लास्ट दिन पे भी जाके आपका बगैर सोल्यूशन देखे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आई वुड से वो इतने दिन की मेहनत डेफिनेटली वर्थ, क्योंकि आपका नेक्स्ट डे अगर पूरा अलग क्वेश्चन भी आए ना तो आपको पता रहेगा कि आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस क्वेश्चन में, आपको किस तरह दिमाग लगाना है। तो आई वुड से डिमोटिवेट होने की बजाय उस क्वेश्चन को तो उल्टा बार बार करना चाहिए और उतना ही ज्यादा उस क्वेश्चन के साथ फाइट लेनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। अमेजिंग, सो अमेजिंग यार। रोहन, इसमें मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा, रोहन ने जो बात बोली है कि रोहन हमारे पास ना बहुत बार ही होता है, बच्चा आता है, बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन ना हो नहीं रहा, मैंने दिमाग लगाया, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में 10 मिनट नहीं सॉल्व हुआ, डाउट सॉल्विंग में डाल दिया, ठीक है। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं यार हम पूरे सपोर्ट के लिए तुम्हारे, पर हमारा मेन फोकस हमेशा ये है कि आप हमारे सपोर्ट से हटो, आप हमारे बिना चलना सीखो। एंड दिस सो मच लाइक इट इज सो मच एनलाइटनिंग कि यार रोहन तुमने जैसे बताया कि मैं अगर एक क्वेश्चन नहीं हो तो 1 घंटा लगाता था, ऑल दो एंट्रेंस में नहीं टाइम मिलेगा, ऑल दो एंट्रेंस में 10-20-30 सेकंड तक अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन सेंस नहीं बना रहे तो यू शुड मूव ऑन, बट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस यू शुड डेफिनेटली फोकस अ लॉट ऑन की डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं उन पे पूरा दिमाग निचोड़ दो और जब तक वो ना आए तब तक उस पे लगे रहो। एंड अगेन दिस लाइक तुमने जैसे ये बताया कि आप भी इसका मतलब यही कहना चाहोगे शायद कि क्वेश्चंस ऐसे बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं जो कि एक लगता है कि अरे ये तो IIM के टॉपर है, इनका तो दिमाग इतना तेज होगा कि ये सारे क्वेश्चन बस करते गए होंगे अपने प्रैक्टिस के टाइम, बट तुमने बताया तुमने कई क्वेश्चन में 1 घंटा भी लगाया, कई क्वेश्चन में 1.5 घंटा भी लगाया जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे। तो दिस रियली रीफोकसेस ऑन द फैक्ट कि नहीं यार टॉपर कोई नहीं है, सबने मेहनत करी है अपने हिस्से की, सबने उस जगह दिमाग लगाया तब वो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। डेफिनेटली सर, वो तो है ही। डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर अगर आप क्वेश्चन डाल रहे हो मतलब ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है, जब आपको अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पता है उस चीज का तो आपको टीचर ने वो स्किल सेट दे दिया है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर टीचर आपको क्वेश्चन दे रहा है और आपको उसने पढ़ा भी दिया एंड आपने वो लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो मतलब आपके पास स्किल्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते विद द गिवन अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव।
बट सिर्फ वो है कि आप दिमाग उसमें एडिक्वेट अमाउंट नहीं लगा रहे रोहन स्पेशली। हम एक सेकंड पॉज करके जरा देखें कि देयर इज नो लेक्चर। एक सेकंड रुकिए जरा रोहन, हम एक बारी मैं जस्ट मेक श्योर कर लूँ कि हमारी लाइव में किसी भी तरीके के किसी को कोई इशू नहीं है। हमारी लाइव बहुत अच्छी चल रही है। लविंग द पॉडकास्ट भैया, अभी बच्चों के मैसेज आने चालू हो गए। हर्ष का मैसेज आया है लविंग द पॉडकास्ट। मतलब आई रियली अच्छा, एक बारी जो इतने भी बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक बारी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं 5-6 बच्चे मैसेज करके बता दो कि हाँ पॉडकास्ट सब सही चल रहा है, स्ट्रीम पूरी हेल्दी है या नहीं है। बिकॉज यार हमने कमेंट्स तो मैंने ऑफ कर दिए हैं तो पता नहीं चल पा रहा है। एंड एक सेकंड बस यार रोहन, ताकि जस्ट टू मेक श्योर हम किसी भी लाइंस पे वी आर नॉट गोइंग रॉन्ग। हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन सर। ठीक है ठीक है ठीक है यार, बस आ गए मैसेजेस तो मुझे समझ में आ गया है। तो रोहन तो हम इस चीज़ को इस तरीके से मान के चले कि देखो यार, जैसे तो लास्ट ईयर मतलब ये चीज़ मेरे को लास्ट ईयर के बहुत बच्चे आके कहते हैं भैया आपने लास्ट ईयर कुछ भी नहीं दिया था, इस साल तो आप इतनी चीज़ें दे रहे हो, बुक्स दे रहे हो, लाइव स्ट्रीम्स है, पॉडकास्ट है, सारी चीज़ें हैं, राइट। तो मतलब देखो यार, जैसे रोहन हम इस साल की अगर मैं आपको और ब्रीफ अप करूं, हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं आपके बैच के कंपैरिजन में। पूरी बुक सेट है, टॉपिक वाइज मॉक्स है, फुल लाइन मॉक्स और ज़्यादा हैं। तो क्वांट्स की जब हम बात करते हैं, एक बच्चे ने जैसे हमारी बुक खत्म करी, राइट, एक बच्चे ने टॉपिक वाइज मॉक्स खत्म करे, फुल लेंथ मॉक खत्म करे। हालांकि हमने इस बारी मटेरियल इतना सारा दिया है कि पूरी थॉरो कंप्लीशन ईजी टू डिफिकल्ट हो जाएगी हर बच्चे की, ठीक है। बट स्टिल आप क्या बोलोगे? आपने जैसे आपने बोला 30-40 आपने मॉक्स दिए, ऑफ कोर्स हमारे पोर्टल पे 10 मॉक्स है, या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो मैक्स टू मैक्स 5 to 15 मॉक्स की रेंज में देता है। तो डेफिनेटली आपने बाहर के भी सोर्सेज को रेफर किया, आपने और भी मॉक्स लिए, तो आपका उसके अराउंड क्या कहना है, क्या डिस्कशन है? तो बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि फुल लेंथ मॉक्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कोई भी एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। आपको जिस भी एंट्रेंस पे आप फोकस कर रहे हो, आपको अगर डीयू ऐड करना है तो डीयू ऐड के मॉक्स, आईपी मैट रोहतक के, इंदौर के, अभी तो काफी नए आईएम्स ने भी अपना आईपीएम शुरू कर दिया है, तो वहां के भी अलग अलग एंट्रेंसेस जो भी हैं, आपको उनके फुल लेंथ मॉक्स तो देने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पर्सनली क्या किया था कि मैंने पहले तो प्रिंस अकेडमी की, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन थी तो मेरे पास सारे मॉक्स थे। स्टार्ट मैंने उन्हीं मॉक्स से किया, मैंने सर को भी मॉक्स के अपने स्कोर्स वगैरह भेजे। उसके बाद मैंने फिर बाकी जगह से भी आईपी मैट के मॉक्स अलग से लेने शुरू करे। मतलब काफी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे प्रथम करके है एक, प्रथम अपने अलग से सिर्फ मॉक्स बेचता है, तो उनसे मॉक टेस्ट सीरीज ले ली पूरी की पूरी। उनके अराउंड 20 मॉक्स थे, तो वो पूरे 20 मॉक्स सॉल्व कर लिए। इंदौर के 20 थे एंड 10 मॉक्स रोहतक के थे, तो वो पूरे के पूरे। एंड उसमें आप एक एक मॉक भी खरीद सकते हो, आप 5 मॉक्स 10 मॉक्स जितने खरीदने इस तरह से। तो मैंने तो सारे ही ले लिए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि इतना इंटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस बार क्लियर हो ही जाए। दूसरा एक था परसेंटाइल क्लासेस करके, उन्होंने भी अलग से अपनी मॉक टेस्ट सीरीज सेल पे डाली थी, तो वो भी मैंने पूरी सीरीज ही खरीद ली थी, उसमें भी अराउंड 15 मॉक्स के थे। तो ये सारे मैंने मॉक्स जो थे जब सॉल्व कर लिए, तो एक बारी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जब आपके मॉक्स में भी स्कोर्स आने लग जाए ना, तो लगता है कि हाँ अब हो जाएगा सॉल्व। अमेजिंग यार, मतलब तुमने एक तरीके से पूरी मार्केट खत्म कर दी कि जितने जो बंदे मॉक्स देते हैं आपने सब खत्म कर दी। मतलब सो इंटरेस्टिंग। तो यार रोहन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इस साल क्या मार्क्स तो पब्लिश नहीं करे थे आईएम इंदौर ने रिजल्ट के दौरान हमारे? सर मार्क्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिनका इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्शन हो जाता है। जिनकी कट ऑफ से क्लियर नहीं थी उनको मार्क्स मिलते हैं, जिनका कट ऑफ क्लियर हो जाए उनको एंड तक मार्क्स नहीं बताते। मुझे नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आए थे इस बारी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे मॉक्स में। सर क्लियरली तो याद नहीं मेरे को, मैंने आपको ही भेजा था तो फिर भी कोई रेंज तुम्हें याद हो? सर आई थिंक अराउंड 250-300 के अराउंड होते थे स्कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही रेंज होती थी, बट मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए मॉक्स के अंदर। आई स्टिल रिमेंबर मेरे हमेशा कम ही होते थे। एक दो मॉक्स में मैं टॉपर बन गया था, उसके अंदर मुझे पता था कि हाँ ये मॉक थोड़ा सा मेरे फेवरेबल आ गया, तो मैं लक की बात कर रहा था कि अगर करे हुए क्वेश्चंस आ जाए, जो करे हुए टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाए, तो हाँ उनके अंदर मैं टॉपर बन जाता था मॉक्स में। बट उसके अलावा बाकी मॉक्स के अंदर मतलब मेरे हमेशा कम ही होते थे मार्क्स में, मतलब अराउंड 12 रैंक 15 रैंक होता था इस प्रिंस एकेडमी में तो एटलीस्ट। ऑल राइट, अमेजिंग। तो यार रोहन, एक चीज़ इंटरेस्टिंग तुमने बोली कि भाई मॉक्स में मेरे कम नंबर है बट मेरे उसमें आ जाते थे। तो पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, मैं एक्चुअली अभी पता फ़ोन पे क्या देख रहा हूँ, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने मुझे सेंट जेवियर्स का भेज रखा है अपने मॉक्स में। एक्चुअली इस टाइम हमारी पुरानी चैट हिस्ट्री, बिकॉज मेरे पास सारी होती है, तो मैं उसमें एक बार डिग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने जब मेरे को भेज रखे थे क्या कहते हैं हमारे उस टाइम क्या थे। तो एक चीज़, चलो वो तो मैं देखता रहूँगा, बट रोहन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं भाई, तुमने जैसे
तुम्हारे मॉक्स में तुम्हारी देखो कट ऑफ तो हमारी रिलेटिवली काफी कम निकाली जाती है, बट हमारे सिलेक्शन हम अक्सर देखते हैं कि थोड़े हायर मार्क्स पे मिलता है। तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि भाई क्या सिर्फ कट ऑफ निकालना इज इनफ, या कट ऑफ के अराउंड हॉवर करके थोड़ा उससे ऊपर जाना इज इनफ, या ज्यादा स्कोर इज रिक्वायर्ड? सर आई पर्सनली फील कि ज्यादा स्कोर तो चाहिए ही होता है, बिकॉज आपको इवेंचुअली कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ इंटरव्यू कॉल लाके बैठ नहीं जाना। बिकॉज मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है जिनका लास्ट ईयर भी जब हमने 2019 में दिया था, मेरी तो खैर कट ऑफ ही मीट नहीं थी, बट उनकी कट ऑफ मीट हो गई, बट वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, या किसी के वैट के अंदर कम स्कोर आ गया, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गए। तो क्योंकि क्लास में पूरा कंपाइल्ड स्कोर जो होता है ना, वो होता है जो आपका रैंक डिटरमिन करता है। तो जब तक आपकी रैंक नहीं आएगी टॉप 150 में या 120 में, जब मैंने 2019 में दिया था तब तो 120 सीट्स थे सिर्फ, तो 120 रैंक नहीं है तब तक तो आपका श्योर शॉट तो नहीं है एडमिशन। आप फिर वेट लिस्ट हो जाते हो, फिर वेट लिस्ट में आपको वेट करना पड़ता है कि ऊपर के अगर कोई लोग छोड़े तो एडमिशन, विच इज वेरी अनलाइकली। आप मतलब IIM इंदौर जैसा नाम कोई छोड़ता नहीं है, एटलीस्ट मैंने देखा कि ज्यादा लोगों ने छोड़ा हो। तो वेट लिस्ट बहुत कम ही मूवमेंट होती है वेट लिस्ट की। एंड इनफैक्ट हमारे बैच में मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने IITs NITs छोड़ दिए, तो IITs NITs एक साल करके ड्रॉप लेके IIM इंदौर आ गए। तो बहुत कम लोग होते हैं बच्चे। राइट सर, एक स्टूडेंट ऐसे जो IIT छोड़ के उसने ड्रॉप लेके वापस IIM इंदौर का एंट्रेंस दिया एंड अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है हमारे साथ। क्योंकि एक वो होता है कि हाँ मेरे को टेक में नहीं जाना, मुझे मैनेजमेंट लेवल की जॉब चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, सैलरी चाहिए, तो हाँ उस चीज के लिए फिर आप मतलब ड्रॉप ले रहे हो तो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। मैंने भी मतलब आई हैड अ गुड इनफ कॉलेज में, थोड़ा सेटिस्फाई तो हो ही गया था, बट मुझे चाहिए था कि एक एकेडमिक रिगर हो। मेरे गोल थोड़े डिफरेंट थे, मेरे को मतलब मैं पे पैकेज की तरफ इतना नहीं देख रहा था, ऑल्दो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर, बट मेरे को था कि एकेडमिक रिगर होना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए। तो वो ऑल्दो थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया, इधर बहुत ज्यादा ही पढ़ाई होती है, बट डेफिनेटली सर अच्छा एक्सपीरियंस है ये। एंड अच्छा इस पे हम थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, कि देखो मैं हूँ सुखदेव से पढ़ा हुआ, ठीक है, एंड मैं बच्चों को पब्लिकली इस पे मेरे पे काफी आर्गुमेंट रहा है, एंड नेवर से कि हाँ मैं बिल्कुल 100% ठीक हो सकता हूँ, ठीक है। मेरा काफी इस पे आर्गुमेंट रहता है काफी सारी जनता से कि IIM इंदौर बेटर है या सुखदेव बेटर है, ठीक है। तुम बताओ तुम्हारा क्या आर्गुमेंट रहेगा इस पे? सर इसके ऊपर तो मैं एक बेसिक आपको बात कहूंगा कि लास्ट ईयर जब हमारा एंट्रेंस हुआ था तो आपको याद होगा DUJAT और IPMAT सेम डे हुआ था। बहुत हमने हाई कोर्ट में भी केस करा था, बहुत लड़ाइयां हुई थी, बट तो राइट सर, तो हुआ नहीं था एंड सेम डे पेपर होना था मेरा, तो ऑल्दो बात करके मेरा स्लॉट शिफ्ट हो गया था, मैं बाद में जा सकता था DUJAT देने के लिए, ऑल्दो मेरा सेंटर घर से बहुत दूर था। तो मैंने आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले फोन किया था, आई स्टिल रिमेम्बर, तब भी हमारी यही बात हुई थी कि IIM इंदौर या सुखदेव, हमें क्या चीज टारगेट करनी चाहिए। तो तब मैं भी 2 माइंड्स में था। आपने उस टाइम मेरे को पर्सनली कहा था सुखदेव, बट मैंने उस टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, एंड देन इवेंचुअली मैंने IPMAT ही डिसाइड किया, बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है कि एंड मैंने ऑल्दो क्योंकि मैं ड्रॉप स्टूडेंट हूँ तो मैंने देख रखा था कि सुखदेव का करिकुलम कैसा है, मैंने बहुत पास से देखा था, बिकॉज मेरा एक बेस्ट फ्रेंड वहां पे पढ़ रहा है, वो लास्ट ईयर वहां पे BFIA करने गया था, एंड मेरा एक मतलब अक्वेंटेंस टाइप का कह लो, वो BMS पढ़ रहा है वहां पे। तो मैंने दोनों कोर्सेज का करिकुलम थोड़ा बहुत देखा है, अच्छे से ही देखा है इनफैक्ट, और मुझे पता है कि वो किस लेवल में क्या चीज पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका भी करिकुलम भी देखो तो वो इतना ज्यादा हैवी नहीं है, ऑल्दो एज कम्पेयर टू द रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वो थोड़ा सा आई वुड से ज्यादा इमर्सिव है। एंड क्योंकि वहाँ के टीचर्स भी आई हर्ड की लेक्चरर्स जो हैं वो इतने ज्यादा कमिटेड है कि वो स्टूडेंट्स की तरफ अटेंशन पे करते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू द रेगुलर DU के क्लासेस, बिकॉज वहाँ पे तो थोड़ा सा मतलब अलग ही केस है, वहाँ अकेडमिक्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, एंड मतलब यू आर सपोज टू स्टडी ऑन योर ओन। बट जो एकेडमिक रिगर की बात मैं कर रहा था कि मुझे लगता है कि हाँ इतनी अच्छी करिकुलम वाइज ही आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कि आपको साइड पे कुछ ना करना पड़े। बिकॉज सुखदेव के मैंने काफी स्टूडेंट्स देखे हैं, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, किसी की कहीं इंटर्नशिप चल रही है, कोई कहीं अलग से पढ़ रहा है, तो वो जो सारी चीजें थी वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ पे आपको सारा कुछ ही एक जगह पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी आपका मैनेजमेंट का कोर्स है, यहाँ पे भी मैनेजमेंट का ही कोर्स है फर्स्ट 3 इयर्स में, बट आई बिलीव कि वहां पे अगर आपको कोडिंग वगैरह सीखनी है तो आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। यहाँ हमारे कोर्स में ही है, यहाँ पे हमें इतना अपस्किल करा जा रहा है कि हम इंजीनियर से भी टक्कर लेने को रेडी हैं, हम मैनेजमेंट ग्रेजुएट से भी टक्कर लेने को रेडी। तो वो जो करिकुलम मेरे को दिखा ना, वो उसके हिसाब से मैंने IPM प्रेफर किया। एंड सेकेंडली जो एक मेजर फैक्टर मैंने बताया कि क्योंकि मैं ड्रॉप ले रहा था तो मुझे चाहिए था कि हाँ एक MBA वाला पार्ट भी मेरा सिक्योर रहे, ऑल्दो हमारा एग्जिट ऑप्शन इतना अच्छा है कि हम एग्जिट कर सकते हैं, हमें आफ्टर 3 इयर्स हम CAT देके जा सकते हैं। एंड आई वुड से यहाँ पे तो मैंने इतने स्टूडेंट्स देख लिए, अभी आजकल CAT के रिजल्ट्स आ रहे हैं
तो मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ हमारे 2017 बैच जो है, जो 23 में पास आउट होने वाला था आईपीएम से, उन्होंने यहाँ से एमबीए करने की बजाय वो आईएम अहमदाबाद में उन्होंने एडमिशन ले लिया, कोई आईएम बैंगलोर चला गया, कोई एक्सएलआरआई में, कोई एफएमएस में पढ़ रहा है, तो वो इन सब टॉप कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, बिकॉज हमारा अंडरग्रेड का करिकुलम अगेन इतना ज्यादा इमर्सिव है, इतनी क्वांट स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो उनको कैट के अंदर भी, ऑल्दो टाइम हमारे पास कम होता है कैट वगैरह के लिए देने के लिए हमारा, क्योंकि करिकुलम इतना ज्यादा कंज्यूमिंग है, फिर भी लोग क्लियर कर जाते हैं एंड उनके एंट्रेंसेस के अंदर अच्छे स्कोर आ जाते हैं। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, आई सीन कि लोग जीमैट देके बाहर चले गए, बाहर से किसी ने मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट किया है, कोई डेटा एनालिटिक्स के अंदर मास्टर्स कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो लोग की अकॉम्प्लिशमेंट्स जब मैं देखता हूँ, एंड नॉट टू डिमीन सुखदेव बाय एनी वे, बट वहां के मैंने जो ग्रेजुएट्स देखे हैं, यहाँ के ग्रेजुएट्स जो देखे हैं, वो एक पॉलिशिंग लेवल का मुझे फर्क दिखा। जो एक आईआईएम की फैकल्टी और एक आईआईएम का टैग है ना, वो रिप्लेस आई डोंट थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा ब्रांड भी कर सकता है। तो मैं इस पे आर्गुमेंट रोहन तुमसे इस मैटर पे करूंगा कि क्या हम इस तरीके से नहीं देख सकते चीजों को जैसे मैं देखता हूँ, तुम्हें पता है मेरा व्यू, तो हमारा काफी डिस्कशन हुआ इस बात पे कि आईआईएम से इंदौर से हमारी 3 साल की अंडरग्रेड पड़ रही है हमें 12 से 14 लाख की। सुखदेव में हमारी कॉलेज की फीस है 90,000 रुपए, 1 साल की 30,000, और उसके बाद रहना लगा के हम अगर दिल्ली आइट तो फिर तो बिल्कुल फ्री हो गया, अगर नॉन दिल्ली आइट तो फिर आपका लगभग लाख रुपए महीना, क्योंकि दिल्ली बीइंग एन क्वाइट स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी इनएक्सपेंसिव रहता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो हमारी एक तरफ लग रहे हैं 12 से 14 लाख रुपए, एक तरफ हमारी अंडरग्रेड में लग रहे हैं 3 लाख रुपए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सुखदेव में हमारी प्लेसमेंट्स बहुत होती हैं, राइट, अंडरग्रेड लेवल पे काफी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। और थर्ड पॉइंट कि हमारे पास मास्टर्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है सुखदेव के बाद और अच्छे कॉलेजेस से, और जॉब का क्योंकि वर्क एक्स की अपॉर्चुनिटी होती है, बच्चा 1-2 साल जॉब करके और अच्छे कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पे तुम्हारा क्या तुम्हारा व्यू है? सबसे पहले फीस की बात पे अगर हम बात करें तो फीस सर आई वुड से यहाँ पे इतना ज्यादा है बिकॉज दिस इज अ फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो डेफिनेटली नहीं मिलती सुखदेव में, बिकॉज मैं पहली चीज पे मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा जो कैंपस का साइज है, जो कैंपस की लाइफ है, एंड इट इज नॉट जस्ट कैंपस में रहने में मजा आएगा, बट जब आप 24 घंटे अपने इतने हाईली स्किल्ड पीयर्स के साथ सराउंडेड हो, तो आपकी एक सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर भी आपकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाती है, आपकी पॉलिशिंग जो मैं कह रहा था वो एलुमनाई की, वो जो हो जाती है, वो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, वो सिर्फ डे कॉलेज के अंदर नहीं हो सकती कि आप सुबह जा रहे हो, आप शाम को वापस आ जाते हो अपने, चाहे पीजी में रह रहे हो या चाहे आप घर पे रह रहे हो अगर दिल्ली आइट हो, तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर बहुत अलग हो जाता है। जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स जो आपका एक प्रोफेसर डालने को रेडी है आपके साथ, यहाँ पे टीचर्स भी क्योंकि कैंपस पे साथ ही रह रहे हैं, तो अगर आपको हेल्प चाहिए आप किसी भी टाइम आप अपने टीचर्स के रेजिडेंस पे जा सकते हो, आप उनसे टाइम कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। देन वी हैव एकेडमिक एसोसिएट्स, हर टीचर का एक एकेडमिक एसोसिएट होता है हु इज परस्यूइंग एफपीएम व्हिच इज द पीएचडी बेसिकली। तो वो पीएचडी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो बिकॉज वो हर टीचर के एसोसिएट्स होते हैं, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। एंड वो 24 आवर्स जब आपके अराउंड ऐसे लोग होते हैं, जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है, तो दैट इज व्हाई आई फील कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आपकी जो कैंपस लाइफ जो आ जाती है ना, इन टर्म्स ऑफ हैविंग फन ऑल्सो विद योर पीयर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो, वो दोनों तरफ से एक कैंपस लाइफ एंजॉय करनी अगर, तो आई वुड से वहां जाना चाहिए। सुखदेव का कैंपस भी मैंने देखा है, बट वो रोहिणी के अंदर है एंड वो दिल्ली से बहुत दूर जाके आता है, तो वहाँ की कैंपस लाइफ एकदम कॉलेज में रह जाती है। मैं इस चीज पे एग्री करूंगा डेफिनेटली। सुखदेव लाइक मैं 3 साल रहा हूँ, तो सुखदेव हमारा नॉर्थ दिल्ली में कैंपस में भी नहीं है, तो हाँ सर, नॉर्थ कैंपस की लाइफ मैं मानूंगा कि हाँ नॉर्थ कैंपस की लाइफ एक डिफरेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एसआरसीसी जा रहे हो, आप नॉर्थ कैंपस में पीजी लिया है, तो हाँ फिर एक बारी को आप बोल सकते हैं हाँ कैंपस लाइफ फन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगेन ये लर्निंग वाली चीज नहीं है बिकॉज सब इवेंचुअली घर चले जाते हैं, टीचर्स वगैरह के पास आपके पास पूरा टाइम का एक्सेस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 24 आवर्स लर्निंग सेंटर है जो कि हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर रिसोर्सेज सर इतने अमेजिंग है, हमारे पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल वगैरह है जो कि कहीं और नहीं होता, अंडरग्रेड कॉलेजेस में तो कहीं भी ऑफर नहीं होता। अगर फाइनेंस वगैरह सीखना है फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल मिलते ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में तो सिर्फ आईएम्स के अंदर ही है ब्लूमबर्ग टर्मिनल, कि वो मेंटेन करने के लिए आई थिंक महीने का 1,00,000-1.5 लाख रुपए आता है एक्सपेंस टू द कॉलेज। तो कॉलेज ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बहुत ज्यादा, मुझे भी नहीं पर्सनली पता ब्लूमबर्ग टर्मिनल, एक्चुअली ऑल्दो आई हैव हर्ड अबाउट इट, ब्लूमबर्ग टर्मिनल के बारे में खासियत क्या होती है और थोड़ा बताओगे वैसे क्या होते हैं? सर बेसिकली वो फाइनेंशियल एनालिसिस का एक टूल होता है, तो अगर आप फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हो इन रोल्स लाइक ग्लोबल मार्केट, सेल्स एंड ट्रेडिंग, जिसके अंदर आपको शेयर्स बेचने खरीदने के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल के थ्रू होती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी वर्ल्ड की जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो सारी इंटीग्रेट हो जाती है।
तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल मतलब इसीलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है। आप किसी भी मेजर फाइनेंस फर्म के अंदर जाओ, आप जेपी मॉर्गन देखो, गोल्डमैन सैक्स देखो, तो हर जगह वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल यूज करते हैं जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। तो अगर आपको उस चीज के ऊपर हैंड्स ऑन नॉलेज है पहले से ही, बिफोर एक्चुअली एंटरिंग द कंपनी, क्योंकि हर कंपनी अपने ट्रेनिंग पीरियड तो देती है, उसमें सिखाएंगे, बट अगर आपके पास इतने सालों का पहले एक्सपीरियंस है, आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप उस टर्मिनल को इतने सालों तक यूज कर रहे हो, तो उससे एक फेमिलियरिटी आ जाती है। आप अपने जो कलीग्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करने लगते हो जॉब्स में, तो वो अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज हो जाती है। एंड हमारा और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज हो गई, तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स है जितनी, उन चीजों की सब्सक्रिप्शन है जो कि मतलब बाकी जगह नहीं मिलती है। एंड अभी तो हम कैंपस गए नहीं, तो भी हमारा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ही इतना ज्यादा रोबस्ट है एंड इतनी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि तो मतलब ऑनेस्टली हम इसको ये कह सकते हैं कि 12 लाख पूरे हमारे रिटर्न दे रहे हैं। डेफिनेटली सर, उससे ज्यादा ही वर्थ की रिटर्न देती है ये चीज। ऑल राइट, सेकेंड मैंने आर्ग्यूमेंट आपको दिया था कि क्या 3 साल के बाद IIM इंदौर में प्लेसमेंट्स हैं? तो प्लेसमेंट प्रोसेस कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, बट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल है जो कि हमारे लिए इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स लाता है आफ्टर 3 इयर्स आल्सो। अगर आपको 3 इयर्स के बाद प्लेसमेंट लेना है तो हमारा ई सेल इनफॉर्मल लेवल के ऊपर, वो क्योंकि ई सेल का फुल फॉर्म इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री कनेक्ट सेल, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ इतने कनेक्शंस हैं, बिकॉज आवर एलुमनाई आर वर्किंग इन सच प्रेस्टिजियस कंपनीज, तो वो उनके साथ कनेक्ट बना के हमारी प्लेसमेंट्स बहुत इजी हो जाती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको नेटवर्किंग चाहिए, स्किल्स तो आज की डेट में सब लोगों के पास है, बट नेटवर्किंग एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो आपको प्लेसमेंट से बहुत हेल्प करेगा। तो इंटर्नशिप्स के टाइम भी, एंड आई हैव सीन कि काफी हमारे एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, जो फॉर्म के थ्रू भी पूछे थे कि इंटर्नशिप्स कैसे मिल रही है, इतनी जल्दी कैसे मिल गई। वो इसीलिए क्योंकि हमारा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट इतना स्ट्रांग है, एंड वो अगेन क्योंकि आईएम का ब्रांड नेम एसोसिएटेड है, वो भी ओल्ड आईएम्स का, नॉट इवन न्यू आईएम्स, वो एक ओल्ड आईएम फ्रेटर्निटी जो होती है, जो ब्लैकी आईएम्स कहते हैं, एबीसीएलआई के, तो वो सारे आईएम्स की फ्रेटर्निटी के अंदर आ जाते हो वंस यू आर इन आईएम। तो वो पूरा आप नेटवर्क यूज कर सकते हो। हमारा एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, उनके साथ आप लिंक्डइन पे तो रीच आउट कर ही सकते हो। बाकी हमारा जो ईमेल्स है उसके अंदर भी है रोहन कि हाँ भाई 3 साल के बाद बच्चों की इतने पैकेज पे प्लेसमेंट हुई है। डू वी हैव सम नंबर्स? नहीं सर, ऑफिशियली रिलीज करते हैं नंबर्स, बिकॉज जो हमारी प्लेसमेंट्स होती भी हैं वो फर्स्टली क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो आईपीएम पार्टिसिपेंट पूरे 5 इयर्स के बाद डिक्लेयर होता है, तो अंडर ग्रेड के बाद अगर आप लीव कर दो तो वो मतलब उसकी कोई प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियली निकाल नहीं सकते एज सच। अनऑफिशियली कोई नंबर्स तुमने सुने हो? बट सर हाँ सर, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होता है, तो अराउंड 6 to 7 लाख का जो एवरेज पैकेज जाता है इन टॉप कॉलेजेस, जैसे सुखदेव का भी आई थिंक अराउंड 7 के आसपास ही है, तो वो उतना ही रहता है, अराउंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आसपास ही रहता है। बिकॉज एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप जेपी मॉर्गन के अंदर ट्राई कर रहे हो आफ्टर योर अंडरग्रेड, तो जेपी मॉर्गन अगर आप सुखदेव का ग्रेजुएट हो चाहे यहाँ का ग्रेजुएट हो, आपको वो एंट्री लेवल पोजीशन एनालिस्ट ही रहती है, तो उस पोजीशन पे आपका पे पैकेज उतना ही रहता है। राइट। ऑल राइट, सो आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो सुखदेव का ग्रेजुएट है उस ग्रेजुएट की टक्कर पे एक आईआईएम का ग्रेजुएट जॉब सीख कर सकता है, बट हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि सुखदेव में प्रॉपर ऑर्गेनाइज लेवल पे कंपनीज बुलाई जाती हैं, डेटा क्रिएट किया जाता है और उन कंपनीज को कैंपस पे इनवाइट करके प्रॉपरली प्लेसमेंट्स कराई जाती है। बट अगर हम आईपीएम प्रोग्राम में, तो आफ्टर 3 इयर्स वी आर ऑन आवर ओन। आपका नेटवर्क, आपका रिलेशन, आप उसके बेसिस पे चाहो तो बहुत अच्छी जॉब भी ले सकते हो, बट दैट इज ऑन यू। कॉलेज उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो तो मैं कह सकता हूँ सुखदेव जीता है थोड़ा सा, वो भी डेफिनेटली सर, बिकॉज सुखदेव के अंदर उन्हें सब स्टूडेंट्स को प्लेस करना है, उसका बैच साइज इतना है कि वो सबको प्लेसमेंट देनी होती है। हमारा फर्स्टली बैच साइज इतना छोटा है कि 120 to 150 स्टूडेंट्स है, उसमें से भी अराउंड 100 स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एमबीए में कंटिन्यू करते ही हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एबीसी चले जाते हैं, एक्सएलआरआई चले जाते हैं, टू बेटर कॉलेजेस एमबीए करने के लिए अपना अब्रॉड चले जाते हैं। इंसान कहीं ना कहीं लथार्जिक तो हो जाता होगा ना कि यार आईआईएम इंदौर में हम ऑलरेडी लाइक इट इज अमंग्स द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, राइट? तो क्या दोबारा कैट के चक्कर में पड़ के डू यू थिंक कि एक लथार्जिक एटीट्यूड डेवलप होता है? सर, जिसका एटीट्यूड होता है इस तरह का कि कर लेंगे देख लेंगे, जो लथार्जी वाला एटीट्यूड होता है वो फर्स्टली आईएम इंदौर जैसे कॉलेज में घुसना उसके लिए पहले ही बहुत ही अमेजिंग बात बोली। एंड मैंने देखा है कि आज की डेट में भी, इवन तो अभी हमारा फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म होने वाला है, बट लोगों ने ऑलरेडी कैट के प्रिपरेशन तो नहीं बट प्लान्स एटलीस्ट शुरू कर दिए, प्लानिंग कर दी। एंड जब आपके आसपास बैठे हैं 10 लोग, वो भी कैट के लिए पढ़ रहे हैं, आफ्टर क्लासेस रात को बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी एक बार को मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ ये मेरा दोस्त चला जाएगा।
सॉरी काट रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पे, No बट problem, तुमने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है। मेरे पास ना बहुत बच्चे कहते हैं आके, भैया मैं ना IIM इंदौर, IPM इंदौर इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं कैट में, ताकि मेरे को कैट ना देना पड़े और मैं मेरे को MBA में आसानी से एडमिशन मिल जाए। एंड ट्रस्ट में, पता मैं उन्हें सबसे पहली बात यही बोलता हूँ, यार अगर तुम इतने लथार्जिक हो, अगर तुम चैलेंज से इतना भागते हो कि मैं कैट नहीं दूंगा क्योंकि मैं IIM से IPM से मेरे को कैट देने से बच जाऊंगा, यानी तुम चैलेंजेस से भागते हो, तुम्हें चैलेंजेस लेना पसंद नहीं है, यू आर बिट लथार्जिक, तो भाई फिर तो तुम IIM इंदौर भी नहीं क्रैक कर सकते। इट इज लाइक द केस विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। राइट सर, क्योंकि मतलब वो चीज ये आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि ये एक बैकअप की तरह आप ट्रीट कर सकते हो इसको, बट आप एस्पायर ऑब्वियसली आप टॉप कॉलेजेस के लिए करोगे, जितना बेस्ट से बेस्ट अपने लिए आप ट्राई कर सको। एंड अगेन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आधे से ज्यादा लोग तो आई एम श्योर आर्ग्यू करेंगे कि IPM वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस है, तो इस टाइम पे आपने अपना बेस्ट ऑप्शन कर लिया, बट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपके पास फिर एक ऑप्शन खुल रहा है जिसके अंदर इससे भी आपके पास बेटर ऑप्शन है, तो आप डेफिनेटली उस चीज के लिए तो ट्राई करोगे ही करोगे। तो अगर जब तक आपका वो माइंडसेट नहीं है तब तक तो आप यहाँ पे भी IPM नहीं क्लियर कर सकते, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी। हमारे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास रोहन इज मैन ऑफ कल्चर, ही इज सो मोटिवेटिंग। बट डेफिनेटली यार रोहन, तुमने जो बातें बताई है ना, मेरे को भी कई सारी चीज़ें आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू टुडे एंड इट इज़ सो अमेजिंग। मतलब बहुत हमारा डेफिनेटली हमारा प्लान 1 घंटे का था, बट हमें 1.5 घंटा हो गया एंड हमारे पास अभी भी क्वेरीज लेना है, बट इट इज़ गोइंग, आई थिंक इट इज़ सो एनरिचिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पर्सनली मेरे को भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। एंड लास्टली तुमने मेरे को ये चीज कॉल पे बताया था, 2 साल का हमारा गैप मिलता है हमें कि हम ले सकते हैं ब्रेक। Yes sir, एक sabbatical का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इट इज कॉल्ड sabbatical आफ्टर 3 इयर्स। तो अगर आपने अंडरग्रेड अपना कंप्लीट कर लिया, से फॉर एग्जांपल हमारे जो 18 बैच है उनका अंडरग्रेड ऑलरेडी हो चुका है, उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है, तो नाउ दे कैन अप्लाई फॉर अ sabbatical, दे अप्लाई टू द IIM इंदौर ऑफिस, वहां पे उन्होंने अपनी CGPA सबमिट करनी होती है, साथ में आपको एक फुल टाइम वर्क का परमिट शो करना पड़ता है कि आप फुल टाइम आपको जॉब मिल गई है। यस, तो आपको बेसिकली दिखाना होता है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो। इंटर्नशिप्स डोंट काउंट, अगर आप CA कर रहे हो तो आर्टिकलशिप्स डोंट काउंट, FRM कर रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इज नॉट काउंटेड। बट अगर आपकी फुल टाइम जॉब है बेसिकली, अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हो 2 साल, अगर आपको वर्क एक्स चाहिए बिफोर योर MBA, क्योंकि काफी बच्चों का ये होता है कि यार IPM करेंगे तो इसमें हम MBA से पहले वर्क एक्स नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है। हमारी एवरेज जो वर्क एक्स होती है वो 1 साल की होती है, बट यहाँ पे तो 2 साल तक का भी ऑप्शन है। आपको 1 साल काम करना है, आप 1 साल करो sabbatical में, आपको 2 साल करना है, आप 2 साल करो, एंड IIM इंदौर आपकी सीट होल्ड करके रखेगा उस टाइम पे 2 साल के लिए। दिस इज अप टू 10% ऑफ द बैच, तो 10 से 15 बच्चे जो होते हैं हर साल उनको sabbatical ऑफर हो जाता है, विच इज बेसिकली द टॉप 10-15% ऑफ द बैच जिनको ये ऑफर होता है। तो आपको CGPA अच्छी लानी पड़ती है, आपको बेसिकली बैच का टॉपर होना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवेल दिस ऑप्शन। ऑल राइट, तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं अगेन इसको एक, अगर सुखदेव के कंपैरिजन में एक जनरल भी बात हम समझें तो आपके पास ऑप्शन है ब्रेक लेने का। एक जो डर रहता है कि यार IPM का ग्रेजुएट एक फ्रेशर है, तो आप 2 साल जॉब करके आओ फिर दोबारा अपनी MBA ज्वाइन करो, तो आप एक फ्रेशर, यू आर नो मोर अ फ्रेशर। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फोर्स भी है कि जैसे मेरे जैसा इंसान है हु ऑप्टेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भाई मैंने ड्रॉप लिया, मतलब मैं IIMs के लिए ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, बट यार मेरे पास वो पूरा फ्री स्पेस था। उस दौरान मैंने 2 अपने प्रोजेक्ट्स ट्राई करे, उनमें से दोनों फेल हो गए, फिर मैंने IIM इंदौर, मतलब हमारे IIM इंदौर कह रहा हूँ, कैट के लिए ट्राई किया, और उसी दौरान मेरा एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट हाईली सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने तो एक तरीके का फ्री स्पेस नहीं है, बट यू डेफिनेटली हैव दैट ऑप्शन। राइट सर, एंड बिकॉज हमारे कैंपस पे इंक्यूबेटर भी है एंड स्टार्टअप कल्चर भी इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि हमारे ऐसे भी एलुमनाई रहे हैं जिन्होंने 3 साल बाद क्विट कर लिया जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना बिजनेस रन करना शुरू कर दिया था, तो उनका वेंचर इतना सक्सेसफुल होगा कि उन्होंने 3 साल बाद छोड़ दिया। एंड वो आई स्टिल रिमेंबर, वो 2 लोग थे जिन्होंने अपना वेंचर साथ में स्टार्ट किया था। वन ऑफ देम कंटिन्यूड विद हिज MBA, दूसरे वाले ने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो ड्रॉप लूंगा एंड आई विल रन द बिजनेस फॉर 2 इयर्स। उसके बाद जब दूसरे बंदे का MBA कंप्लीट हो गया तो इवन ही जॉइंड अगेन विद हिम। तो एक ने ऑप्ट किया कि मुझे MBA करना है, दूसरे ने ऑप्ट किया कि मैं बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। तो दोनों तरह के लोग थे एंड दोनों ने साथ में शुरू करके भी दोनों ने अलग अलग पाथ्स चूज कर लिए, एंड दोनों IPM एलुमनाई तो है ही आज की डेट में।
सो इंटरेस्टिंग। तो रोहन, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस पे आने से पहले, ऑल्दो मुझे लग रहा है हमने मोस्टली सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर ही दिए हैं, हम अब शीट उठा के देखेंगे तो हम मोस्टली कर चुके होंगे। तो राइट। दो चीजें मैं डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स जितने भी आप देख रहे हैं, मैं उन्हें दो चीजें डेफिनेटली कहना चाहूंगा सबको कि फर्स्टली यार रोहन, इस चीज को मैंने कभी तुम्हें बोला नहीं, बट आई रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन वन थिंग कि यार बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, मतलब रोहन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि रोहन जब हमारा कोर्स कंप्लीट करके रोहन आईपीएम ज्वाइन किया, तो रोहन वाज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ कि रोहन बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्टेड रहा। मेरी जब भी बात हुई, इनफैक्ट रोहन बहुत होता है यार, बच्चे बिल्कुल रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। अभी भी हमारे कई बच्चों का 100+ बच्चों का क्राइस में हो चुका है, उसमें से कुछ बच्चों ने रिप्लाई करना बंद कर दिया क्राइस में होने के बाद। तो दैट इज मतलब काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग, बट ठीक है यार, एज अ टीचर हम ये एक्सपेक्ट होना करते हैं। बट आप लोगों ने बहुत चीजें रोहन से सीखी है, बट द थिंग आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन कि यार आप कुछ सीखो ना सीखो, बट आई रियली वांट टू टेल हिज दिस क्वालिटी कि यार he is so humble, yeah, he is so down to earth कि यार he remained in touch with everyone, with me and with other students as well. So that is so like such a great trait you have, Rohan. And इस चीज में ऐड ऑन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने ये चीज लाइव स्ट्रीम में भी पहले डिस्कस करी थी स्टूडेंट्स के साथ कि रोहन विल बी ज्वाइनिंग प्रिंस एकेडमी एज अ मेंटोर। तो रोहन को जब भी टाइम मिलेगा, रोहन मंथली बेसिस पे स्पेसिफिकली हमारे कोर्स के स्टूडेंट के लिए, जैसे ये लाइव स्ट्रीम तो जा रही है हमारी यूट्यूब पे रिकॉर्ड होकर जाएगी, बट हम स्पेशली हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए रोहन विल बी कंडक्टिंग मंथली सेशंस फॉर यू डाउट्स, फॉर यू गाइस टू हैव योर डाउट्स क्लियर्ड। तो रोहन लास्ट चीज पे बस आते हुए हम, हाँ जी यस सर, आप कंटिन्यू करिए। लास्ट चीज पे आते हुए बस मैं लास्ट चीज ये पूछना चाहूंगा क्वेश्चंस पे आने से पहले कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या इंटरव्यू हिंदी में हो सकते हैं, एंड सेकेंडली मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है बहुत सिग्निफिकेंट, मेरे अकेडमिक्स अच्छे हैं या फिर मैं एंट्रेंस अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ, बट मेरे पास कोई बहुत हाई एंड क्वालिटी है, कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। राइट सर। तो मेरे बैच में पर्सनली वी हैड वीबीए व्हिच इज वीडियो बेस्ड असेसमेंट, जो कि बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि इन पर्सन इंटरव्यू नहीं हो पाया तो हमारा वीबीए हुआ था। बट IIM रोहतक के अंदर मैंने प्रॉपर इंटरव्यू दिया था, एंड मेरे पास जो IIM 19 बैच है, मैंने उन स्टूडेंट से भी कनेक्ट किया था, तो उनके भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सुने हैं पर्सनली। तो उससे भी मतलब यही चीज सामने आई है कि फर्स्टली अगर आप उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो, विच इज दो चीजें होती है बेसिकली, आपको बोर्ड में 60% है मिनिमम अप्लाई करने के लिए भी वो, एंड आपका एज का क्राइटेरिया होता है कि आपको यू शुड बी बोर्न आफ्टर अ सर्टेन डेट। तो जब तक आपके वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता अगर आप ड्रॉप स्टूडेंट हो, अगर आप मतलब जब भी आप अप्लाई कर रहे हो आपके जितने मर्जी मार्क्स है बोर्ड के अंदर, वो देखते ही नहीं है, बिकॉज उसका वेटेज ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द फाइनल सिलेक्शन। बोर्ड के मार्क्स का वेटेज ही नहीं है, चाहे आपकी ओके 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 वो दैट आई वाज़न्ट श्योर, बट लास्ट ईयर तक वेटेज नहीं था बोर्ड के मार्क्स का सच। रोहतक में था बट नॉट इन इंदौर। तो वो ये कि दे आर नॉट यू नो दैट मच इंटरेस्टेड इन देयर पास्ट, बट देन उनका मेन फोकस इंटरव्यू के अंदर भी एंड मेरे वीडियो बेस्ड असेसमेंट में भी यही था कि 11th-12th के टॉपिक्स जो हैं आपके वो क्लियर है कि नहीं। जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़े, आप ह्यूमैनिटीज से, आप साइंस से, जिससे भी हो, मेनली इंटरव्यू अगर होएगा तो वो यही पूछेंगे। अकाड बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में नहीं पूछते। जो HR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह वगैरह, वो जनरल क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछते हैं यहाँ पे। दे गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेनली अकाड्स पूछते हैं, एंड इन सम केसेस वो वर्ल्ड के अराउंड जो जनरल नॉलेज टेस्ट करनी होती है उन सिनेरियोस के ऊपर बेसिकली आपका ओपिनियन पूछते हैं। तो इट्स नॉट कि आपको सिनेरियो पता होना चाहिए, यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन ऑन इट, बिकॉज दे विल आस्क यू टू स्पीक ऑन इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, बेसिकली 2-3 मिनट के लिए बोलेंगे कि बोलो उसके बारे में। तो वो आपको एक ओपिनियन होना चाहिए आपका उसके बारे में, व्हिच शुड मेक सेंस एंड इट शुड बी कोहेसिव कि हाँ ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके, बिकॉज दे वांट टू सी हाउ वेल यू कैन एनालाइज अ सिचुएशन, बिकॉज मैनेजरियल कॉलेज है, मैनेजर बनाने, तो आपको एक मतलब एनालिसिस का स्किल जो है वो देखते हैं कि वो नैक है कि नहीं, बिकॉज बाद में ऑब्वियसली उन्होंने पॉलिश तो करना ही उस चीज को। दे वोंट आस्क यू एनीथिंग व्हिच यू हैव नॉट डन अर्लियर। ऐसे नहीं पूछ लेंगे आपसे कि मतलब आप इंजीनियरिंग का कुछ चीज बता दो या इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ इतना बता दो जो आपने 12th तक नहीं पढ़ा। अगर आपके पास 12th तक इको है तो 12th तक इको पूछेंगे, अगर आपके पास 12th में इको नहीं थी तो इको के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो आपसे खुद ही आपके सब्जेक्ट्स पूछेंगे इंटरव्यू में ही, और आपको तब बताने होंगे वो उसमें से ही क्वेश्चंस पूछ लेंगे, बिकॉज पैनल जो होता है वो इसी हिसाब से आता है कि हाँ उन्हें सब कुछ पता रहता है 11th-12th के बारे में, वो सिलेबस से हाईली अपडेटेड रहते हैं, उन्हें पता होता है। तो मोस्टली अकाड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरल नॉलेज। अमेजिंग। तो बेसिकली यू आर सेइंग
कि आपकी ये भी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, बहुत माइंड ब्लोइंग फैक्ट है बच्चों के लिए, कि बेसिकली और सेइंग कि अगर आपने कुछ बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा करिकुलर्स करी है, वो बल्कि कम मैटर करेगा आपके एकेडमिक्स, आपके एकेडमिक क्वेश्चंस एंड आपकी जनरल नॉलेज। बट आपके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कई बच्चे पूछते भैया क्या मैं कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चालू कर दूं इंटरव्यू के लिए? नॉट रिक्वायर्ड, यू वांट टू से? नॉट नेसेसरी सर। वो क्योंकि इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म फिल करवाते हैं, हाँ. उसके अंदर आपकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स वगैरह लेते हैं। एंड आई रिमेंबर आपकी हेल्प ली थी मैंने वो पूरा का पूरा फिल करने में, आपको फ्रेम करके भेजे थे मैंने आंसर्स। तो उसके अंदर भी आपने बताया था ये इंक्लूड करना है, ये नहीं करना, कि उसके अंदर भी आपको सिर्फ एक बेसिक अपना डेटा देना होता है कि आपकी ये अचीवमेंट्स थे। अगर ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरे बैच में काफी लोग ऐसे जिन्होंने वो उसके अंदर वर्चुअली एमपी छोड़ा है उसको, उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी चीजें डाल दी कि हमने मतलब बोर्ड के अंदर इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए, क्लास 6 के अंदर स्कॉलर मेडल मिल गया, थिंग्स लाइक दैट, जो कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता इफ यू थिंक कि हाँ आईआईएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उन्हें सिर्फ वो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए चाहिए। एंड उसके डेफिनेटली पॉइंट्स होते हैं, बट व्हाट दे वांट टू सी इज कि आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है कि नहीं, आपकी पढ़ाई में कितना इंक्लिनेशन है। बिकॉज आईआईएम इंदौर बाय जनरल आल्सो इज वेरी अकैड्स फोकस्ड, क्योंकि कैट में अगर आप इनका देखोगे तो आईआईएम इंदौर जो है उसके अंदर पास्ट कैट्स के स्कोर हाईएस्ट है एज कंपेयर्ड टू द अदर आईआईएम्स। जैसे बैंगलोर है उनका वर्क एक्स पे ज्यादा फोकस होता है, बट आईआईएम इंदौर का सिमिलरली ऐसा है कि उनकी पास्ट कैट्स के अंदर बहुत फोकस रहता है। एंड सिमिलरली आई वुड से आईपी मैट के टाइम भी पास्ट कैट्स का जो सेक्शन होता है उस पर बहुत फोकस करते हैं, बट नॉट स्कोर्स। वो आपके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, क्योंकि 12th तक के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बाद में स्कोर्स मैटर करते हैं। तो बेसिकली मतलब अगेन वही चीज हम कंक्लूड करेंगे कि अपन मतलब तुमने बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज अगेन फैक्ट एक बताया है कि भाई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं तो हेल्प कर देंगे, वो पार्ट बनेंगे क्वेश्चन का, बट नहीं है तो बिल्कुल वर्चुअली ब्लैंक भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो मैटर नहीं करता, पर इंटरव्यू में जीके और आपका एकेडमिक्स मैटर करता है। अच्छा रोहन, इसमें एक चीज की क्लैरिटी और मैं लेना चाहूंगा कि हमारी किस तरीके का एकेडमिक्स जब पूछे जाते हैं तो डू दे फोकस ऑन द ब्रेड्थ ऑफ द सब्जेक्ट और दे गो इन द डेप्थ साइड ऑफ दैट सब्जेक्ट? Sir, depth I would say, because breadth तो anyway cover हो जाएगी, because they can virtually ask you anything and everything from your entire syllabus. तो डेप्थ तो कवर होगी बिकॉज दे रैंडमली चूज अ टॉपिक। सो इफ यू आर लकी, अगर आपने कुछ चीजें हैं ऐसी जो नहीं कवर करी तो इट विल डिपेंड ऑन लक कि आपने करा हुआ है या टॉपिक है नहीं करा हुआ टॉपिक है, बट डेप्थ तो वो पूरी टेस्ट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी देते हैं वो उसके अंदर। मेरे से पर्सनली इको के बारे में पूछा था उन्होंने, एंड मैथ्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 11th-12th के मैथ्स के क्वेश्चन। ऑल्दो मैं मैथ्स वीक थी, बट उन्होंने इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व कराया, वो बाय चांस हो गया उस टाइम। अगेन लक की बात बोलूंगा मैं कि मेरे से वो चीजें सॉल्व हो गई। बट इकोनॉमिक मैथ्स का क्वेश्चन था या बाहर से एनसीईआरटी से? सर एनसीईआरटी लेवल ही था, जैसे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके। तो इस चीज को सुन के हमें ये नहीं घबराना कि भाई कुछ भी पूछ लेंगे, पर वो पूछेंगे आपका जो सिलेबस था उसमें वो डेप्थ में चले जाएंगे। राइट, एंड आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि एक फेवरेट सब्जेक्ट जरूर सोच के जाना, क्योंकि वो जरूर पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट और उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे लिए जैसे इकोनॉमिक्स था तो मैंने इकोनॉमिक्स बोल दिया, एंड उन्होंने साथ में रीजनिंग पूछा, तो बेसिक रीजनिंग मेरे पास यही था कि मेरे इकोनॉमिक्स में 100 आए, एंड मैंने पूरे साल मेहनत करी इको में, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते। उन्होंने कहा ये फैक्ट रिवील किया था कि मैं इको ऑनर्स ड्रॉप आउट हूं? सर उन्होंने पूछा ही नहीं कि तुम ड्रॉप हो या नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं कि तुम 2019 में तुमने बोर्ड्स किया है 2020 में, उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने भी अपनी तरफ से रिवील नहीं किया ऐसे अलग से, बिकॉज़ वो बात आई। रेज्यूमे लिया था? नो सर, नहीं लिया था उन्होंने। ऑलराइट, अमेजिंग। ओके, तो रोहन जैसे एग्जांपल लेते, तुमने इको बोला, तो जैसे हमने इकोनॉमिक्स का मानो हमने अगेन हमारे पास ऑल्दो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, बट एक बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि इकोनॉमिक्स में जैसे हमारा डिमांड है, ठीक है, हमारा डिमांड टॉपिक है, तो क्या डिमांड की डेफिनेशन से मानो उन्होंने स्टार्ट किया, वो एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं, राइट? वो इतनी डेप्थ में जा सकते हैं, है ना? बट क्या वो उससे भी और ज्यादा डीप जा सकते हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ, या बस एक? सर वो बेसिकली मतलब स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस वगैरह पूछने से, आपकी बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करेंगे, एंड अगर आप वो सब पास कर रहे हो तो वो लास्ट में हो सकता है कि आपको एक केस दे दे। जैसे मेरे केस में उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में पूछना शुरू किया था, तो मेरे को उन्होंने एक्चुअली एक केस दिया था इन्फ्लेशन का कि इस पर्टिकुलर कंट्री XYZ में प्रॉब्ली अगर इतना इन्फ्लेशन चल रहा है तो इज दिस कंसिडर टू बी हाइपर इन्फ्लेशन, या ये इन्फ्लेशन उस कंट्री के लिए हेल्दी है, एंड किस लेवल तक इन्फ्लेशन हेल्दी होता है, थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने वो थोड़ा सा वैसे आउट ऑफ द सिलेबस ही था आई वुड से, बिकॉज इन्फ्लेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ाते 11th-12th में, बट देन अगेन दे
बिकॉज मैंने पिछले क्वेश्चंस करेक्टली आंसर कर दिए थे सारे एंड दे कुड सी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस टॉपिक में, तो वो भी उस चीज को आगे फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आ गया है। राइट राइट। क्योंकि वो प्रोफेसर्स बहुत स्मार्ट होते हैं जो इतने सालों से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, देख के बच्चे पता चल सोचते हैं जाता है बेवकूफ बना देंगे उन्हें। वही। उसमें तो आपको बिल्कुल जितना आप ऑनेस्ट हो सको इंटरव्यू में उतना होना चाहिए। अगर अगर मानो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं आता आता तो क्या मना करें? करो। अगर मानो उन्होंने राइट टॉपिक पूछा तो क्या क्लियरली कह दें नहीं आता है, क्या कर सकते हैं? सर, उस चीज को भी मतलब ऐसे सीधा सीधा बोलना नहीं होता, बट देन उसको मना करने का एक तरीका होता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टॉपिक, या अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो आप सीधा सीधा बोल दो कि सर आई हैवंट रेड एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक एंड आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस, सो प्लीज गिव मी अ क्वेश्चन ऑन अनदर टॉपिक। अगर आपको उस टॉपिक में थोड़ा बहुत पता है तो आप बोल दो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट अनदर क्वेश्चन। तो बी वेरी कैंडिड विद देम, आप उनके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग। तो अच्छा रोहन, अब फाइनल क्वेश्चंस, हालांकि मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो पूछे थे हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, एक बार फिर भी मैं गो थ्रू कर लूंगा जो मैंने मार्क कर रखे थे, ठीक है। बस और रोहन एक लास्ट चीज और, मतलब मैं क्वेश्चंस इतने खोलना चालू कर रहा हूँ, कुछ मसाले ज्यादातर बात तुम बताना चाहोगे, मतलब IIM इंदौर के बारे में जो तुम्हें लगता है जनरल पब्लिक को नहीं पता होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है IIM के बारे में, इंदौर के बारे में? सर ऐसा मतलब मोस्टली तो आई मीन हमने कवर कर लिया इस चीज के बारे में, लेकिन एक ही रिलेटिव मार्किंग वाली जो चीज थी ना, ये आई बिलीव कि ये मुझे पहले नहीं पता थी, एंड ये थोड़ी सी डिमोटिवेटिंग हो गई थी इनिशियली जब मैं आया, क्योंकि एक दो मार्क से भी ग्रेड में इतना फर्क पड़ जाता है, एंड एक थोड़ी सी आई वुड से डिमोटिवेटिंग बात ही है, बट ऑन एन एवरेज हर टर्म के अंदर 1 से 2 बच्चों को पिक आउट कर देते हैं प्रोग्राम से जस्ट बिकॉज उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये बात भी मुझे पता नहीं थी, एंड दिस इज वेरी स्कैरी और समवन हु स्टडीइंग हियर आल्सो, बिकॉज़ लोगों को फर्स्ट ईयर में ही नहीं बट सेकंड थर्ड ईयर में भी किक आउट कर सकते हैं। तो आफ्टर 3 इयर्स आप क्या करोगे? उसके बाद मतलब आप बिल्कुल ऐसे बच्चे किक आउट होते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, या सीरियस कैंडिडेट्स भी हो जाते कभी कभार? नहीं, अगर आप सीरियस हो तो यू कैन इजीली स्कोर वेल। मतलब सीरियसली इसकी ये बात है कि अगर आप क्लास में भी बैठ के ध्यान दे रहे हो तो लेक्चर्स इतने इन डेप्थ होते हैं कि आपको लिए उतना भी बहुत है, आपको घर जाके वो हॉस्टल जाके वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो आप उसके अगले दिन बैठ जाओ टेस्ट देने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि मतलब आप वो क्वेश्चन सेम पेपर के बाद भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाउट है, आप वो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर रखा है, तो आप गूगल पे ढूंढोगे आपको ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो टीचर्स सब खुद क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। बट हाँ, अगर आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ एंड आप मतलब बिल्कुल पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, तो हाँ वो बच्चे पिक आउट हो जाते हैं। जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, जिसने कसम ही खा लिया मैं नहीं पढ़ूंगा, अब वही चीज है, बच्चे कहते हैं भैया IIM, मतलब मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चे नहीं कहते ये बात, मैं बच्चों को कहता हूँ भाई IIM में भी गारंटी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी, बहुत टॉप प्लेसमेंट होगी, वो 22 लाख का जो सपना देख रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने मेहनत नहीं करी, आप किक आउट, मतलब ये तो चीज आपने और ऐड कर दी कि आप किक आउट हो जाओगे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आप ये कसम ही खा के बैठ गए मैं नहीं पढ़ूंगा, तो भाई फिर वो निकाल भी देंगे, तो वही चीज है। अच्छा, एक हमारे फॉर्म में से ही एक क्वेश्चन उठा है सूर्य का, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये चीज हम कवर करना भूल गए, फाइनेंशियल एड के बारे में, कि भाई इतना महंगा कोर्स है, इतना महंगा प्रोग्राम है, लोन के बारे में, आपके फाइनेंशियल एड के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, इस सब के बारे में तुम्हें क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या कहना चाहोगे यार इसके बारे में? राइट सर, तो एक तो आई बिलीव आपने भी अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है अबाउट 100% स्कॉलरशिप वाला, तो वो है क्योंकि उसके अंदर उस वीडियो के अंदर काफी आपने इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्या क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह अवेलेबल हैं, एंड अगर आपने किसी चीज के अंदर अच्छा स्कोर कर रखा है, आपके 12th में मार्क्स अच्छे, उन बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती है फ्रॉम थर्ड पार्टीज। वंस यू गेट एडमिशन ना, उसके बाद मेल्स आनी शुरू हो जाती है फॉर लोन्स ऑल्सो एंड फॉर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, कि आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो वो सब स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको अंदर आने के बाद भी मिल जाते हैं, प्लस जो मतलब हमारी ओरिएंटेशन तो ऑल्दो ऑनलाइन हुई थी, बट आई रिमेंबर लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मेरे सेक्शन में पढ़ता था वो मेरे साथ, एंड उसका 2019 में हो गया था, तो मैं अभी उसका जूनियर बन के आया हूँ यहाँ पे, बट उसने लास्ट ईयर मुझे बताया था ये चीज कि जब वो कैंपस गया था तो वहां पे सारे जितने मेजर बैंक्स हैं सब वहां पे बैठे हैं एंड आपको लोन्स वगैरह देने के लिए रेडी है, सब बैंक्स ने अपने कियोस्क लगा रखे हैं वहां पे जैसे ही आप जाते हो ओरिएंटेशन के दिन, एंड बहुत लो रेट्स के ऊपर वो देते हैं, बिकॉज दे नो कि हाँ IIM का ग्रेजुएट है, इसकी इतनी तो सैलरी लग जाएगी कि हाँ हमें दे ही देगा भाई, तो उनको सिक्योरिटी रहती है इस चीज में। तो बेसिकली आप कह रहे हो लोन प्रोसेस बहुत आसान है, इंदौर में हो जाओगे और लोन मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल इतना है, क्योंकि वो रेडी बैठे हैं आपके सामने, कियोस्क लगा के बैठे हैं, इनफैक्ट बैंक्स आपके सामने आए हैं कि ले लो लोन। तो यार जितने बच्चे देख रहे हैं, अगेन एक बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को पता चला है कि भाई IIM इंदौर में पहुंच गए हो तो आप लोन नहीं मांगने जाओगे, आपको लोग लोन देने आएंगे।
दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। और स्कॉलरशिप के हमारे पास कॉल्स वगैरह ऑप्शंस आते ही रहते हैं। राइट सर। रोहन तुम चाहे तो थोड़ा ब्रेक लेके पानी पीने जा सकते हो, मैं थोड़े बहुत जितने इतने डाउट्स हैं, मतलब इफ यू वांट। नहीं सर, आई एम फाइन। चलो ग्रेट। तो फिर अब जो हमारे थोड़े बहुत डाउट्स हैं, मतलब सारे वैसे, अच्छा एक डाउट है हमारा कि क्या कहते हैं दूसरे एंट्रेंसेस के साथ, क्योंकि हम डी जैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आईपी मैट रोहतक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसे मैनेज करें इस चीज को? तो डीजैट फर्स्टली उसके साथ तो कोलाइड होएगा नहीं, बिकॉज इन जनरल सिनेरियोस डीजैट बहुत बाद में होता है, आईपी मैट वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रेंसेस होता है पूरे सीजन का, क्योंकि एक एक ऑर्डर बना के चलते हैं सारे एंट्रेंसेस, एंड वो मोस्टली हर साल सेम रहता है। लास्ट ईयर थोड़ा कोलाइड हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से था, एंड आई एम इंदौर ने जल्दी नहीं किया क्योंकि उनकी जिद थी कि हम सेंटर से ही करेंगे, एंड डीजैट की भी यही सेम जिद थी। तो बाय द टाइम परमिशंस वगैरह मिल पाए तो सेम डे के अराउंड ही हो गए। बाकी सब एंट्रेंसेस तो उन्होंने ऑनलाइन ले लिए थे, जैसे आई एम रोहतक का था उनका भी उन्होंने ऑनलाइन ही करा लिया था। बट इन जनरल आई बिलीव इस साल थोड़ी सी उनकी प्लानिंग बेटर रहेगी, तो हाँ डीजैट के साथ तो कोलाइड नहीं करेगा। बट अगर आपको साथ में प्रेप करना है तो हाँ काफी टॉपिक्स होते हैं जो सेम रहते हैं, आपको जिन पे मेजर फोकस करना होता है आपको, क्योंकि हर जगह आपको फोकस करना है कट ऑफ क्लियर करने पे बेसिक तो। एंड कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ कम ही होती है, बट सिर्फ आपको श्योरिटी होनी चाहिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, एंड वो हर पेपर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स निकल के आएंगे। जैसे इसमें भी मैंने थोड़े से टॉपिक्स बता दिए थे कि मैट्रिक्स हो गए, लॉगरिथम्स हो गए, इनके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन टॉपिक से मास्टरी कर लो तो बेसिक मैथ्स वाले जो पार्ट है वो तो सब में कॉमन है। डीजैट में भी 10th मैथ तो हर जगह कॉमन ही आती है, डीजैट हो, आईपी मैट हो, सिम्बायोसिस हो, नार्सी हो, हर जगह सेम आता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं हमारा ये फैक्ट रीइंफोर्स होता है कि मतलब ये चीज मैं बोलता हूँ बच्चों को कि यार जब आईपी मैट लेवल के क्वेश्चंस की आप नंबर सिस्टम कर रहे हो, अर्थमेटिक कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, वर्बल कर रहे हो, तो भाई फिर तो ऑब्वियसली सिम्बायोसिस का तो क्लियर हो ही जाएगा ना, काइंड ऑफ ऑब्वियसली जो लेवल ऑफ क्वेश्चन वर्बल में आईपी मैट इंदौर का डी जैट में उसके इक्वल या उससे कम है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही कवर हो रहा है। जो हमारा स्पेशल टॉपिक्स है उनके लिए आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंसेस के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, मॉक्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, और हम भी एनालिसिस वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट करते हैं, उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं काफी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम जेई की और आईपीएम की प्रिपरेशन एक साथ करें जिनका कोई लेना देना नहीं है सिलेबस में, यहाँ पे सारा सिलेबस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जहाँ आई एम इंदौर की बात होगी तो यार आप सबसे टफ सब्जेक्ट्स के लिए सबसे टफ लेवल के लिए कर ही रहे हो प्रिपेयर, ठीक है। तो यार रोहन मेरे ख्याल से 2 घंटा हो गया हमें इंटरव्यू को, हमारे इस पॉडकास्ट को। ऐसा करते हैं जो हमारे डाउट्स है ना वो अब तुम हमारे जैसे मेंटरशिप बोर्ड पे आ रहे हो, और भी हम अपने डी जैट के, क्राइस्ट के, और भी कहीं हम जो टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाएंगे, तो कभी एक सेशन रखते हैं। मेरे ख्याल से फिर भी हमने 70-80% डाउट सारे क्लियर कर दिए हैं, बट जो हमारे रिमेनिंग है वो हम जो हमारे पर्सनल सेशंस होने वाले उसमें हम करेंगे। तो हाँ जी, लास्ट जस्ट टू एंड भाई रोहन एक बारी जरा तुम भी यार रिक्वेस्ट करोगे बच्चों को कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड जो भी तुम्हारा हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है कर लो सारे, क्योंकि सर की वीडियोस जो हैं, अगेन जितनी भी हमने क्वेरीज आज एड्रेस करी हैं वो मोस्टली सारी सर की वीडियोस के अंदर ऑलरेडी होती हैं। थोड़ी हाँ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो देने के लिए अब मैं ऑब्वियसली मेंटरशिप बोर्ड पे आ ही गया हूँ, तो अगेन आई वुड से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, एंड रेगुलरली देखते रहो, तो उसके लिए डेली अपडेट्स आते ही रहेंगे, सर देते रहते हैं इमीडिएटली अपडेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहन का इंस्टाग्राम है रोहन CHOPRAA AAA, आप रोहन को फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेरीज आप रोहन से पूछ सकते हो, एंड रोहन भी कुछ पब्लिक पोल्स वगैरह जैसे ही रोहन को टाइम मिलेगा ही विल ट्राई टू कंडक्ट दैट। मैं ग्रुप्स में भी हमारे सब में आप रोहन का हैंडल सर्कुलेट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, एंड विल सी यू गाइज इन द इंटरव्यू, इन द पर्सनल सेशंस।